एक जोरदार आवाज बाईं ओर से सुनाई दी। सब लोग उस तरफ मुड़कर उस व्यक्ति को घूरने लगे जो अभी अभी आया था। गुस्ताव, जो पहले आगे की ओर चल रहा था, उसने वह आवाज सुनी और उसे यह जानी पहचानी लगी। वह रुका और पीछे मुड़कर देखा कि एक लड़के को रास्ता देने के लिए तमाशा देख रहे छात्र एक तरफ हट रहे थे। राघव ने उस भूरे रंग के हटे कट्टे लड़के को पहचान लिया जो उसकी ओर आ रहा था। वह बड़ा था। हे भगवान, क्या ये पॉल मिगुएल नहीं है? ये वही है, लेकिन मुझे बेन और हंग जो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। कुछ छात्रों ने जैसे ही पॉल राघव की ओर बढ़ा, ऐसा कहते हुए आवाज लगाई, ओह, तुम हो। मेरे पास ऐसे व्यक्ति के साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है जिसे मैं पहले ही हरा चुका हूं, राघव ने कहा और फिर से चलने के लिए मुड़ गया। तुम कमीने, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें यहीं कुचलकर अपना गौरव वापस ले लूंगा, पॉल ने गुस्से में कहा और अपनी चलने की गति बढ़ा दी। शायद तुम्हें मुझसे संपर्क करने से पहले बाकी दो को भी बुला लेना चाहिए, राघव ने चलते हुए कहा। इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा, कचरे। चाहे तुम कोई भी दवा का इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे लिए नुकसान ही होगा। मैं तुम्हें इस बार अस्पताल भेज रहा हूं, पॉल ने भयंकर रूप से कहा। राघव इस बात पर मुड़कर पॉल को घूरने लगा। यह आत्मविश्वास इसलिए है, राघव ने बात करते हुए पॉल को सिर से पैर तक परखा। इस बार मैं पूरे स्कूल को दिखा दूंगा कि कचरा सिर्फ कचरा ही रह सकता है, पॉल ने कहा और अचानक राघव की ओर भागा। तेजी के इस अचानक विस्फोट ने राघव को बहुत चौंका दिया क्योंकि उनकी पिछली लड़ाई में पॉल इतना तेज नहीं था। राघव ने तुरंत दाईं ओर मुड़कर पॉल से बचने के लिए प्रतिक्रिया दी। पॉल अचानक होने के कारण लगभग उससे टकरा ही गया था, लेकिन वह फिर भी बच निकला। ऐसा लगता है कि उसने अपनी रक्त रेखा को चौथे बिंदु के माध्यम से संचालित करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसका मतलब है वह अब एक जुलू रैंक मिश्रित रक्त वाला है, राघव ने हल्के आश्चर्य के साथ विश्लेषण किया। यहीं से पॉल का आत्मविश्वास आया था। वह, हंग, जो और बेन राव सभी कैफे के वाकये के बाद से स्कूल से दूर रहे थे। वे स्कूल आने से डरते थे क्योंकि राघव ने उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी थी। वे छात्रों के उन पर उंगली उठाने, हंसने और उनके पीठ पीछे मजाक करने के शर्मनाक अनुभव की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तीनों ने लगन से प्रशिक्षण लिया था और अपनी ऊर्जा को चौथे बिंदु से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे वापस आकर उससे निपट सकें। जब एक मिश्रित रक्त वाला व्यक्ति आखिरकार जुलू रैंक बनने में कामयाब हो जाता है, तो उस मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति की ताकत के साथ साथ उसकी क्षमताएं भी बढ़ जाती हैं। उन तीनों का मानना था कि जब वे इस रैंक तक पहुंच जाएंगे तो उनमें 10 राघव को भी हराने की ताकत होगी, भले ही वह बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग कर रहा हो। पॉल ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था, यही वजह थी कि वह आज स्कूल में था। भागो मत, कमीने, लड़ो, पॉल ने कहा और एक बार फिर राघव की ओर भागा। राघव एक बार फिर से किनारे की ओर मुड़ गया, जिससे वह पॉल से कुछ सेंटीमीटर से बच गया। उनकी गति लगभग एक जैसी थी। राघव की सामान्य गति पॉल की तुलना में केवल थोड़ी ही अधिक थी। जितना मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपनी सजा पूरी होने तक कोई लड़ाई नहीं करनी है, इसलिए तुम्हें खुद को शर्मिंदा करना बंद कर देना चाहिए, इससे पहले कि तुम इन बंदरों की तरह हो जाओ। राघव को इशारा करने की भी जरूरत नहीं थी, हर कोई समझ गया कि वह किसका जिक्र कर रहा है। उन 7 लोगों के चेहरे जो पहले उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, शर्म और पीड़ा से जल उठे। तुम कमीने, तुम बस हार से बचना चाहते हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, पॉल ने कहा और एक बार फिर बाहर की ओर भागा। वैसे भी तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, राघव एक तरफ मुड़ गया। मैंने अभी तक अपनी रक्त रेखा को सक्रिय नहीं किया है, जब मैं ऐसा करूंगा तो तुम पछताओगे, पॉल ने कहा, और मैंने अभी तक अपनी दौड़ को सक्रिय नहीं किया है, जब मैं ऐसा करूंगा तो तुम मुझे कभी छू नहीं पाओगे, राघव ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। पिछली बार जब मैं उन तीनों के साथ लड़ाई में शामिल हुआ था, तब एक छिपी हुई खोज हिडन क्वेस्ट थी। क्या होगा अगर प्रणाली ने एक और जारी की हो? राघव ने पिछली मुलाकात को याद करते हुए सोचा। रुको, पॉल ने अचानक राघव को अपने कदम रोककर बोलते हुए सुना। पॉल को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसने रुकने का फैसला किया जैसा कि राघव ने मांगा था। तुम खुद को भुनाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, राघव ने समझौता करने का फैसला किया। चलो आज मेरा काम खत्म होने के बाद स्कूल परिसर के बाहर लड़ते हैं, राघव ने प्रस्ताव दिया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ बाहर क्यों लड़ना चाहूंगा, मैं तुम्हें सबके सामने कुचलना चाहता हूँ, पॉल ने नफरत के साथ बात करते हुए दृढ़ असहमति की भावना रखी। ये स्पष्ट है कि तुम अभी मुझे हराना चाहते हो क्योंकि मैं वापस नहीं लड़ सकता। क्या तुम ऐसे ही अपनी गरिमा वापस पाने वाले हो, एक ऐसे व्यक्ति को हराकर जो वापस नहीं लड़ सकता, राघव ने निराशा भरे भाव के साथ जोर दिया। पॉल जब अपने चारों ओर खड़े छात्रों की आवाज़ें सुनी तो उसने जवाब देना चाहा। वह उचित शर्तों पर द्वंद्व युद्ध भी नहीं करना चाहता, अब वह उस कचरे से लड़ना चाहता है जब कचरा स्कूल की सज़ा के कारण वापस लड़ने में सक्षम नहीं होगा। छात्रों ने आपस में फुसफुसाते हुए उसे निराश नजरें दीं।
जब पॉल ने उनके बयानों को सुना तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था। राघव ने इस तरह से खेलने का फैसला किया ताकि वह सबके दिमाग में ये डाल सके कि अगर वे यहाँ लड़ेंगे तो वह वापस नहीं लड़ेगा, जिससे पॉल के लिए एक आसान जीत होगी। पॉल की जीत शर्मनाक होगी क्योंकि उसे राघव के बिना लड़ाई लड़े जीतने का श्रेय दिया जाएगा। आमतौर पर पॉल को इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन वह अपनी गरिमा वापस पाने की कोशिश कर रहा था और यह इसका सबसे अच्छा तरीका नहीं था। ठीक है, हम स्कूल परिसर के बाहर लड़ सकते हैं। हमारी लड़ाई रिकॉर्ड की जाएगी और हर किसी के देखने के लिए नेट पर अपलोड की जाएगी, लेकिन मैं कैसे सुनिश्चित हो सकता हूं कि तुम आओगे? जहां तक मुझे पता है, तुम अपना काम खत्म होने के बाद बस पूंछ मोड़कर भाग सकते हो। पॉल सहमत हुआ, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि राघव आएगा। मैं आऊंगा, राघव ने आत्मविश्वास से कहा। अगर मैं नहीं भी आता तो तुम अगले दिन मुझे स्कूल परिसर के भीतर हराने आ सकते हो, राघव ने कहा। पॉल ने संदेह से राघव को देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ीं। बोलिंग ग्रुप कंस्ट्रक्शन साइट 7। पॉल ने बात की और मुड़कर चला गया। मुझसे शाम 6 बजे सबसे ऊपर की मंजिल पर मिलो, पॉल ने कहा। पॉल ने समझौता करने का फैसला किया क्योंकि अगर राघव अपना काम खत्म होने के बाद नहीं आता तो उसे अगले दिन कोई बहाना नहीं देना पड़ता अगर पॉल फिर से आकर उसे परेशान करने का फैसला करता। अगर राघव आने में विफल होने के बाद भी वही बहाना देता तो पॉल न सुनने का फैसला कर सकता था और उसे हरा देता, भले ही वह वापस लड़ता या नहीं। राघव ने पॉल को देखा जो विपरीत दिशा में चल रहा था। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों एक साथ वहां होंगे। इससे मेरे लिए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा। जैसे ही ये विचार राघव के दिमाग में खत्म हुए, वह अपने शुरुआती गंतव्य की ओर जाने के लिए मुड़ गया। भीड़ बातचीत के साथ तितर-बितर हो गई क्योंकि वे चर्चा कर रहे थे कि लड़ाई कैसी होगी। उनमें से बहुतों ने अनुमान लगाया कि राघव लड़ाई के लिए वही दवाइयां इस्तेमाल करेगा जो उसने पहले इस्तेमाल की थीं, लेकिन जब उन्होंने पॉल के चेहरे पर आत्मविश्वास भरे भाव को याद किया तो उन्होंने अनुमान लगाया कि उसके पास कुछ खास होगा। राघव कुछ मिनट पहले ही उस जगह से निकल गया था। उसने सफाई का सामान सफाई लाउंज से लिया था और इस समय वह मिश्रित रक्त वालों के लिए बने खेल केंद्रों में से एक की ओर जा रहा था। आज उसे दिन के लिए 7 अलग अलग जगहों की सफाई करनी थी। वह मिस एमी के नाम पर जो इतिहास की किताबें उधार ली थी, उन्हें भी वापस करना चाहता था, इसलिए वह ये भी देखेगा कि क्या अन्य खंड हैं। उसने सोचा कि दिन की गतिविधियों को पूरा करने में शाम हो जाएगी। राघव ने दौड़ का उपयोग नहीं किया क्योंकि छात्र अभी भी चारों ओर थे। दौड़ की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि अगर उसे इसका उपयोग करते हुए देखा जाता तो वे सोचते कि उसने एक और रक्त रेखा को जगा दिया है, इसलिए उसने फिलहाल इसे कम रखने का फैसला किया। उसकी सामान्य गति भी इतनी तेज थी कि उसके चारों ओर हवा के छोटे छोटे झोंके उठते थे। हाथ में बड़े सफाई के उपकरण होने के बावजूद भी वह दौड़ता रहा। 2 घंटे बाद राघव ने 7 में से 6 जगहों की सफाई कर ली थी और इस समय वह 7वीं जगह की ओर बढ़ रहा था। जिस इमारत की ओर वह बढ़ रहा था, उसके बारे में सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। टीचर्स ब्लॉक सी, ये वही जगह थी जिसे उसने दूसरे दिन भी साफ किया था और वही जगह थी जहां मिस एमी का कार्यालय स्थित था। मुझे उम्मीद है कि उन्हें किताबों के बारे में पता नहीं चलेगा। राघव के मन में यही विचार चल रहे थे जब वह जानी पहचानी क्रीम रंग की 2 मंजिला इमारत के सामने पहुंचा। वह तुरंत अपना काम शुरू करने के लिए अंदर चला गया। उसने जानबूझकर इस जगह को आखिरी में चुना था, उम्मीद थी कि उसका मिस एमी से संपर्क नहीं होगा। वह उससे पूरी तरह से बचना चाहता था। राघव ने हमेशा की तरह नीचे से शुरुआत की। एक के बाद एक हर शिक्षक के कार्यालय का दौरा किया और सफाई का काम किया। राघव को मिस एमी के कार्यालय को छोड़कर इमारत के हर कार्यालय को खत्म करने में केवल 30 मिनट और लगे। वह इस समय उस गलियारे में था जो उसके कार्यालय तक जाता था। उसने अभी अभी उसके बगल वाले शिक्षक के कार्यालय की सफाई खत्म की थी। उसने कुछ सेकंड के लिए मिस एमी के कार्यालय के दरवाजे की स्थिति में घूरने के लिए बाईं ओर मुड़ा, फिर मुड़कर जाने लगा। वह शायद घर चली गई होंगी, लेकिन अगर वह आसपास हो तो मुझे इस क्षेत्र से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। राघव के मन में ये विचार थे जब उसने अपनी गति बढ़ाई और उन सीढ़ियों से इमारत से बाहर निकल गया जिनकी उसे आदत हो गई थी। इमारत से बाहर निकलने पर राघव क्लीनर्स लाउंज की ओर दौड़ने लगा ताकि वह सफाई का सामान गिरा सके। उसे नहीं पता था कि ब्लॉक सी में टीचर्स की इमारत के अंदर नीले रंग की पुतलियों वाली एक जोड़ी सुंदर आंखें दीवार पर लगी खिड़की से उसकी दूर जाती आकृति को घूर रही थीं। तारांकन कुछ मिनट बाद राघव ने उपकरण गिरा दिए थे और जाने के लिए तैयार था। वह अपनी सामान्य गति से स्कूल के मैदान में स्कूल के मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़ा। अब समय आ गया है कि मैं आखिरकार उसे आजमाऊं। राघव के मन में यही विचार थे जब वह स्कूल परिसर से निकल रहा था। इस समय शाम के 6 बज चुके थे। जिस इमारत में राघव और पॉल को मिलना था वह शहर के नक्शे पर स्कूल से लगभग 7 मील दक्षिण पूर्व में स्थित थी। राघव को केवल एक टेलीपोर्टेशन सर्कल में प्रवेश करना था और वहां पहुंचने से पहले पैदल लगभग 5 मिनट और चलना था। ये शहर में एक व्यापारिक वर्ग क्षेत्र और एक आवासीय क्षेत्र के बीच में था। जब राघव वहां पहुंचा तो उसकी दृष्टि में लंबी और छोटी दोनों तरह की इमारतें दिखाई दीं।
उन्होंने लड़ाई के लिए जो जगह चुनी थी वह एक निर्माण स्थल था जिसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया था। परिसर के भीतर की इमारतें सब अधूरी थीं, उनका निर्माण पूरा नहीं हुआ था। छोटी बिजली की बाड़ें थीं जो पूरे परिवेश को नीली रेखाओं के रूप में घेर रही थीं। ये नीली रेखाएं लगभग 7 फीट ऊंची थीं। अगर कोई व्यक्ति इससे संपर्क करता तो उसे बिजली का झटका लगता और वह लगभग 3 घंटे तक लकवाग्रस्त हो जाता। साथ ही पुलिस को अलर्ट किया जाता, जिसका मतलब था कि वह व्यक्ति पकड़ा जाता। राघव निर्माण स्थल के पीछे की ओर चला गया। वह उस तरफ से प्रवेश करना चाहता था ताकि उसे देखा न जा सके। राघव ने अपने चारों ओर के लोगों की जांच करने के लिए ठीक से घूरा। राघव के लिए सौभाग्य से यह क्षेत्र कम आबादी वाला था। कुछ और सेकंड के बाद वह थोड़ा झुक गया और फिर कूद गया। वह नीली रेखाओं की बाड़ों को पार करते हुए हवा में 10 फीट से अधिक उछला। धड़ाम, वह निर्माण परिसर के भीतर उतरा और निकटतम अधूरी इमारत की ओर चलने लगा। एक दूसरे के पास 5 लंबी अधूरी इमारतें स्थित थीं। बीच वाली इमारत सबसे लंबी थी, देखने में वह 100 मंजिल ऊंची थी और एक पूरी सड़क जितनी चौड़ी थी। भगवान ही जाने वे क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये काफी बड़ा था। परिसर के भीतर निर्माण सामग्री देखी जा सकती थी, जिसमें कुछ अज्ञात मशीनें चारों ओर बिखरी हुई थीं। उनमें से अधिकांश मानवीय दिख रही थीं। जैसे ही राघव बीच वाली इमारत की ओर बढ़ा, वह एक आकृति को दूरी में बीच वाली अधूरी इमारत के बहुत करीब खड़ा देख सकता था। करीब से जांच करने पर वे वास्तव में 3 आकृतियां थीं। राघव हंगजो, पॉल मिगुएल और बेन राव को एक दूसरे के बगल में खड़ा देख सकता था। हमेशा की तरह हंगजो अपने सामान्य घमंडी रवैये के साथ बीच में खड़ा था। उसने राघव को आते देखा और नफरत से उसे घूरा। लगता है वह अच्छे स्वास्थ्य में है। तो वह इतने समय से स्कूल से दूर क्यों था? क्या इसका कारण अपमान था? राघव को यह एहसास हुआ। अब वह समझ गया था कि ये तीनों पाखंडियों का समूह थे। उन्होंने उसे अपने पूरे जीवन में अपमानित किया था, फिर भी वे खुद अपमानित होने से डरते थे। उसने अपने दिल में वादा किया कि वह आज उन्हें सही तरह से दंड देगा। पिछली बार वह नर्म था, लेकिन इस बार वह समझ गया कि इस तरह के लोग कभी सबक नहीं सीखते। मुझे सावधान रहना होगा, इस इलाके में कोई नहीं है। कौन जानता है कि उन्होंने क्या योजना बनाई है। जब वह उनके सामने पहुंचा तो राघव के चेहरे पर एक दृढ़ भाव था। क्या हम इसे यहीं कर रहे हैं? उसने शांत लहजे में पूछा। मुझे इस कमीने का आत्मविश्वास से भरा लहजा पसंद नहीं है। हंगजो ने नफरत भरी नजर से राघव को घूरा। नहीं, हम शीर्ष पर जा रहे हैं, पॉल ने कहा जब वह मुड़ा और पीछे की इमारत की ओर इशारा किया। ठीक है, राघव ने इमारत को घूरा और सहमत हो गया। उसे पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि पॉल ने पहले स्कूल में शीर्ष मंजिल का जिक्र किया था। राघव ने उनके अंदर आने का इंतजार नहीं किया। वह पहले इमारत में चला गया। यह इसलिए नहीं था क्योंकि वह मूर्ख था या कुछ और, इसके विपरीत जैसे ही वह अंदर गया उसने अपनी दौड़ को सक्रिय कर दिया। तीनों अधूरी इमारत में प्रवेश कर गए और उसे नहीं देखा। पहले तो उन्हें लगा कि वह पूंछ मोड़कर भाग गया है, जब तक कि उन्होंने सीढ़ियों से ऊपर की ओर आने वाली जोरदार थपथपाने की आवाज़ें नहीं सुनी। तीनों ने तो चढ़ने की योजना भी नहीं बनाई थी। वे बस लिफ्ट स्टैंड पर गए और लिफ्ट का उपयोग करके शीर्ष मंजिल तक गए। हालांकि इमारत अधूरी थी, इसमें फिर भी सीढ़ियां और एक लिफ्ट थी। राघव रास्ते में अनियमितताओं की जांच करते हुए गति के साथ शीर्ष मंजिल तक चला गया। यही कारण था कि वह उनसे पहले अंदर गया था। वह खतरे की स्थिति में वातावरण की जांच करने के लिए दौड़ का उपयोग करना चाहता था। जैसे ही दौड़ खत्म हुई, राघव शीर्ष मंजिल पर पहुंच गया। शीर्ष मंजिल बहुत विशाल थी। ये छोटे मलबे को छोड़कर जो कई हिस्सों में देखे जा सकते थे, साफ सुथरी टाइलों वाली थी। वहां कई स्थानों पर कुछ मशीनें और निर्माण सामग्री भी थी। राघव के आने के कुछ क्षण बाद तीनों भी पहुंच गए। वे उसके पास एक गोलाकार उपकरण के साथ आए जो हवा में तैर रहा था। राघव ने इस उपकरण को एक रिकॉर्डर के रूप में पहचाना। तुम्हारी शर्म यहाँ रिकॉर्ड की जाएगी और हम तुम्हें हराने का वीडियो नेट पर पोस्ट करने के बाद अपनी प्रतिष्ठा वापस पा लेंगे। हंगजो ने राघव की ओर इशारा करते हुए एक पागलपन भरी नज़र से चिल्लाया। राघव ने सिर्फ एक उदासीन नज़र से उसे देखा। क्या हम बस इसे कर सकते हैं? मैं कचरे से बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता जो दूसरों को कचरा कहते हैं। राघव ने पलटवार किया। तुम कमीने, तुमने मुझे क्या कहा? हंगजो आगे भागना चाहता था जब पॉल और बेन ने उसे दोनों तरफ से रोक लिया। युवा मालिक, याद रखो, वह बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग करता है। पॉल को उसका ख्याल रखने दो, बेन ने बाईं ओर से कहा, जबकि पॉल ने सहमति में हल्के से सिर हिलाया। ओह, तुमने उसे क्यों रोका? शायद पिछली पिटाई उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। हंगजो एक स्वपीड़क मैसोकिस्ट होगा क्योंकि उसे दर्द पसंद लगता है। शायद उससे और पैसे लेने के बाद मैं उसकी और हड्डियां तोड़ूंगा। राघव ने अश्लीलता से पलटवार किया। उसका चेहरा अब एक ऐसे विद्वान का नहीं था जिसे किताबें पढ़ना पसंद था, बल्कि यह शरारत भरा था।
जब हंगजो ने राघव के शब्द सुने तो उसके माथे पर गुस्से से बार बार सिकुड़न हुई। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हंगजो चिल्लाया और उन दोनों की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए आगे भागा, जबकि उसकी बांह से एक फ्लोरोसेंट चमक निकल रही थी। पॉल और बेन की आंखें खुली रह गईं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हंगजो अचानक उनकी पकड़ से छूटकर राघव की ओर दौड़ेगा। तुम मरे, हंगजो चिल्लाया और उसने अपनी दाहिनी बांह पीछे की ओर खींची। उसके हाथों के चारों ओर रोशनी जमा होने लगी, जिससे उसकी उंगलियों के ऊपर एक छोटा सा ब्लेड बन गया। वह तुरंत आगे बढ़ा और राघव के सामने पहुंचकर अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन पर वार किया। पहले की तरह, जब मैं बच रहा था और पीछे हट रहा था। इस बार पहला वार मैं करूंगा। जैसे ही राघव ने यह फैसला किया, उसने तेजी से अपना हाथ उठाया और उसे हंगजो की ओर घुमाया। हंगजो को बस एक धुंधली हाथ की हरकत दिखाई दी और इससे पहले कि वह पूरी तरह से वार कर पाता, राघव की हथेली उसके चेहरे के सामने आ गई, ठीक उसके बाएं गाल के सामने। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, दोनों का संपर्क हुआ। पा, हथेली के मांस से टकराने की एक तेज आवाज गूंजी। हंगजो को एक चलती गाड़ी जितनी ताकत का झटका महसूस हुआ, जो उसके दाहिने गाल पर लगा और उसे हवा में कई फीट ऊपर उछाल दिया, जिससे उसके मुंह से खून और दांत निकल गए। हंगजो हवा में 2 बार घूमा और फिर राघव से लगभग 4 मीटर दूर जमीन पर जा गिरा। युवा मालिक, पॉल और बेन दोनों एक साथ चिल्लाए और उस हंगजो की ओर दौड़े, जो जमीन पर एक मरे हुए चूहे की तरह पड़ा हुआ था। उसके चेहरे का बायां हिस्सा सूजा हुआ और नीला पड़ा हुआ था। बेन और पॉल उसे उठाने के लिए झुके और फिर उसके मुंह में एक छोटी, गोल, नारंगी गोली डाली। जिस हंगजो के कई दांत टूट गए थे और उसका चेहरा सूज गया था, वह ठीक होने लगा। उसके चेहरे का सूजा हुआ बायां हिस्सा और आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं और उसके दांत भी ठीक हो गए। राघव ने अपने दाहिने हाथ को घूरकर देखा, जिसका उसने अभी अभी इस्तेमाल किया था। ये बहुत रोमांचक था। राघव को वह महसूस अच्छा लगा जब उसका हाथ हंगजो के चेहरे से टकराया, खासकर जिस तरह उसके गाल लहरों की तरह हिल रहे थे। यह एक ऐसा एहसास था जिससे राघव को सुकून नहीं मिल रहा था और उसने चुपके से कामना की कि हंगजो फिर से मूर्खतापूर्वक उसकी ओर दौड़े। ओ कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर वार करने की? जब हंगजो पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसके मुंह से यही शब्द निकले। और भी हैं जहां से यह आया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें वह सब खिलाने में जो तुमने इन सालों में मुझे खिलाया है, राघव ने आत्मविश्वास भरी नजर से कहा और हंगजो के गुस्से वाले चेहरे पर मुस्कुराया। युवा मालिक, इसे मुझ पर छोड़ दो। जब मैं इससे निपट लूंगा तो यह आपके सामने घुटनों पर भीख मांगता हुआ मिलेगा और आप इसे न्याय देंगे, पॉल ने गुर्राते हुए कहा और तेजी से आगे बढ़ा। राघव पहले से ही स्थिति को समझ चुका था और जानता था कि केवल पॉल ही उसके खिलाफ जा सकता है, क्योंकि वह पहले से ही एक ज़ुलू रैंक का मिक्स्ड ब्लड था। जैसे ही पॉल दौड़ा, उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा एक बड़े बैल के जैसा बन गया। वह लगभग 7 फीट लंबा हो गया और उसकी बाहें बहुत मोटी हो गईं। उसकी आंखें उसकी मुट्ठी के साथ लाल रंग में चमकने लगीं। कैफेटेरिया में हुए उसके बदलाव की तुलना में पॉल इस बार ज्यादा भयंकर लग रहा था। ग्रर, उसने गहरी आवाज में गुर्राया और राघव के सिर की ओर मुक्का मारा। ताकत और शक्ति में वृद्धि बहुत स्पष्ट थी। राघव ने भी पॉल की ओर अपनी मुट्ठी बढ़ाकर प्रतिक्रिया दी। पॉल के खिलाफ इस तरह सीधे लड़ने का उसका कारण एक ज़ुलू रैंक के मिक्स्ड ब्लड के साथ अपनी ताकत का आकलन करना था। पाओ, दोनों मुट्ठियां जोरदार तरीके से टकराईं और दोनों पीछे धकेले गए। पॉल 6 फीट पीछे खिसका जबकि राघव लगभग 3 फीट पीछे खिसका। पहले ही टकराव से यह साफ था कि कौन ज्यादा शक्तिशाली था। पॉल ने समय बर्बाद नहीं किया और एक और मुट्ठी फैलाकर गुस्से में फिर से राघव की ओर दौड़ा। उनकी गति अब समान थी, लेकिन राघव अभी भी उससे थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, भले ही पॉल का ब्लडलाइन पावर टाइप था। पाओ 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 पाओ, टकराने की आवाज हवा में गूंजती रही क्योंकि राघव और पॉल जोरदार तरीके से लड़ते रहे। राघव थोड़ा झुक गया और पॉल की दाहिनी बांह के वार से बच गया और फिर उसने उसे सफलतापूर्वक एक अपरकट देने के लिए अपनी बांह को ऊपर की ओर फेंका। पॉल ने समय पर प्रतिक्रिया की और राघव के मुक्के को रोकने के लिए तुरंत अपना बायां हाथ नीचे किया, फिर भी वह थोड़ा पीछे धकेला गया क्योंकि उसके जानवर की तरह हथेली मुक्के के पीछे की ताकत से कांप रही थी। इससे पहले कि राघव अपनी बांह पीछे हटा पाता, पॉल ने अपना बायां पैर राघव के बाईं पसली वाले क्षेत्र की ओर घुमाया। जैसे ही पैर बाहर निकला, राघव को तुरंत इसका एहसास हो गया और उसने 2 मीटर हवा में छलांग लगाकर और पीछे की ओर कलाबाजी करते हुए प्रतिक्रिया दी। जब वह पीछे की ओर कूदा तो वह पैर उसे नहीं लगा। दोनों फिर से आगे बढ़े और एक दूसरे के करीब आ गए। पाओ 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 पाओ, वे फिर से बार बार टकराए, अधूरे इमारत की छत पर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, ये स्पष्ट था कि पॉल हार रहा था, जिसने उसे हंगजो और बेन के साथ बहुत चौंका दिया। वह पॉल से अभी भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? पॉल अब एक ज़ुलू रैंक का मिक्स्ड ब्लड है, भगवान के लिए। लड़ाई को देखते हुए उन दोनों के मन में यह विचार आए।
वे इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें यह एहसास होने लगा था कि उन्होंने एक बारूद पर पैर रख दिया था, क्योंकि कोई भी इफेक्ट की दवा एक 0 रैंक के मिक्स्ड ब्लड को ज़ुलू रैंक के मिक्स्ड ब्लड से ज़्यादा ताकतवर नहीं बना सकती थी, खासकर अगर वह मिक्स्ड ब्लड एफ ग्रेड से नीचे के ब्लड लाइन वाला हो। असंभव, असंभव, हंगजो ने पागलपन की नज़र से देखा क्योंकि पॉल बार बार पीछे धकेला जा रहा था। कैसे, क्यों, कैसे, क्यों, कैसे, इस कचरे ने मुझसे ज़्यादा शक्ति कैसे हासिल कर ली, कैसे, ये ताकत उसे कहाँ से मिली। हंगजो लगभग पागल हो रहा था क्योंकि वह अपने मन में अविश्वास के साथ बुदबुदा रहा था। पाओ, राघव ने आखिरकार पॉल की बाईं पसली पर एक जोरदार वार किया। क्ररच, दरार की आवाज़ें गूंजी और वार ने पॉल को कई फीट पीछे धकेला। राघव, जिसे पहले ही फायदा हो चुका था, उसने ढिलाई नहीं बरती और फिर से अपनी मुट्ठी फैलाते हुए आगे बढ़ा। पाओ, 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 आखिरी मुक्का उसके पेट पर पड़ा और उसे फिर से पीछे धकेला। ब्लर, पॉल ने अपने पेट को पकड़ा और उसके मुंह से खून की छोटी छोटी बूंदें निकलीं। उसने राघव के आखिरी मुक्के की ताकत का इस्तेमाल खुद को पीछे धकेलने के लिए किया था, जिससे उसके और राघव के बीच लगभग 20 फीट का फासला हो गया। इस तरह वह समय पर प्रतिक्रिया कर सकता था अगर राघव फिर से आगे बढ़ना चाहे तो। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि वह राघव को ऐसे घूर रहा था जैसे कि वह एक राक्षस हो। राघव अभी भी लगातार सांस ले रहा था, जिससे पता चला कि वह बिल्कुल भी थका नहीं था। उसने अपनी दाहिनी बाँह बाहर फैलाई और एक लहराने जैसा इशारा किया। चलो, बताओ मत कि तुम डर गए हो। क्या तुम अब इस कचरे से डर गए हो? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ सवाल किया। पॉल, अब उसका इस्तेमाल करो, हंगजो अचानक चिल्लाया। हाँ, राघव को समझ नहीं आया कि वे क्या कर रहे थे जब तक उसने पॉल के हाथ में एक नीली गोल गोली नहीं देखी। फ्लिक, पॉल ने जल्दी से गोली को अपने मुंह में फेंका और उसे निगल लिया। इस कार्रवाई को देखकर राघव चौकन्ना हो गया क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यह एक ठीक करने वाली गोली नहीं थी। जैसा कि उसने सोचा था, ये वास्तव में एक ठीक करने वाली गोली नहीं थी। ड्रर, पॉल दर्द में गुर्राया क्योंकि उसकी त्वचा लाल और गर्म हो गई। उसके मुंह के दोनों किनारों से निकली हुई नुकीली चीज़ें लंबी हो गईं क्योंकि वह आकार में और लंबा हो गया। वह उन एनहेंसमेंट पिल्स में से एक होनी चाहिए जिनका वे जिक्र कर रहे थे। राघव पॉल के बदलाव से उसकी बढ़ती हुई शक्ति को महसूस कर सकता था। अब ये वाकई तुम्हारा अंत होगा। उसे मार डालो, पॉल। ये सुनिश्चित करो कि वह जिंदा न बचे, हंगजो ने पागलपन की नज़र से चिल्लाया। ड्रर, पॉल ने गुर्राया और अपनी लाल आंखों से राघव के चेहरे पर घूरा। जूम, पॉल तेजी से आगे बढ़ा और राघव की ओर अपनी बाईं बाँह घुमाई। राघव, जिसने पॉल के करीब आने से पहले ही हमले को महसूस कर लिया था, वह जल्दी से बाईं ओर चला गया क्योंकि उसका शरीर हमले से बचने के लिए तिरछा हो गया। क्योंकि वह उसी समय हिल गया था जब पॉल ने अपना हाथ घुमाया था, वह बाल बाल बच गया। लेकिन इससे पहले कि गुस्ताव पूरी तरह से अपने शरीर को सामान्य स्थिति में ला पाता, पॉल ने पहले ही घुटने को जोर से ऊपर उठा दिया था। पॉल का दाहिना घुटना इस समय राघव के पेट की तरफ बढ़ रहा था और उसके पास इसे समय रहते चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए राघव ने घुटने को रोकने के लिए तुरंत अपनी दोनों बाहें अपने सामने रख दीं। बैंग, घुटने ने राघव को विस्फोटक बल के साथ मारा और उसे पीछे की ओर हवा में उछाल दिया। क्रैक, जब वह पीछे की ओर हवा में उड़ रहा था तो इस टक्कर से राघव की कलाई की हड्डियां चटक गईं और उसके चेहरे पर हल्के दर्द का भाव था। पुनरुत्पादन सक्रिय हो गया है। जब वह हवा में एक चाप में उड़ रहा था तो उसकी आंखों के सामने एक सूचना नोटिफिकेशन पॉप अप हुई। पॉल पहले ही फिर से राघव की तरफ दौड़ पड़ा था क्योंकि वह अभी भी हवा में ही था। उसकी मुट्ठी राघव के पेट की तरफ जा रही थी जैसे ही वह नीचे आ रहा था। राघव, जो अभी भी हवा में था, उसने अपनी ओर आती मुट्ठी को देखा और इसका मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं होने पर उसने आखिरकार डैश सक्रिय कर दिया। डैश सक्रिय करो, उसने मन ही मन कहा। नज़दीक आती मुट्ठी अचानक थोड़ी धीमी हो गई। राघव ने अपने हाथ मुट्ठी की तरफ बढ़ाए और उसी का उपयोग करके खुद को ऊपर खींच लिया। इसका उपयोग करके आगे कूदते हुए वह पॉल के ऊपरी शरीर से टकराने के करीब था। उसने अचानक अपने घुटने को जोर से ऊपर उठाया। ब्लैम, राघव का घुटना पॉल के जबड़े से टकराया और उसकी शुरुआती हरकत रुक गई। पॉल अचानक लगी इस चोट से हक्का बक्का रह गया क्योंकि वह सीधे देख रहा था। तभी उसने देखा कि राघव गायब हो गया है। उसने हक्का बक्का होकर मुड़कर देखा, तभी उसे एक और चोट लगी। ब्लैम, राघव ने पॉल के चेहरे पर एक मुक्का मारा। पॉल की ताकत में वृद्धि के कारण यह मुक्का पहले जितना प्रभावी नहीं था, लेकिन फिर भी यह काफी भारी था। ब्लैम, 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 ब्लैम। राघव की गति पॉल के लिए पीछा करने के लिए बहुत तेज थी, इसलिए उसे बार बार मुक्के पड़ रहे थे। जब तक वह अपनी मुट्ठी बाहर फेंकता तब तक राघव उसकी पीठ की तरफ डैश कर चुका होता। ये तब तक होता रहा जब तक डैश का समय समाप्त नहीं हो गया और राघव सामान्य नहीं हो गया। कथानक फिर से बदल गया क्योंकि राघव बिना डैश की गति के मार खाने लगा।
राघव पॉल से निपटने के तरीकों के बारे में सोचते हुए मुक्कों से बचता और उन्हें झेलता रहा। मैं केवल एक बार और डैश का उपयोग कर सकता हूं। राघव सोच रहा था कि डैश को प्रभावी कैसे बनाया जाए क्योंकि उसकी वर्तमान ताकत के स्तर पर वह लगातार 10 सेकंड तक मुक्के मारते रहने पर भी पॉल को बेहोश नहीं कर पाएगा। राघव को एक और चोट लगी जिससे वह छत के किनारे की ओर लड़खड़ा गया। वह 100 मंजिला इमारत की छत के ऊपर से लगभग गिर ही गया था। उसने नीचे की ओर डर के साथ देखा क्योंकि उसे पहाड़ याद आ गया था। वह जल्दी ही होश में आया और उसे याद आया कि वह अभी भी लड़ रहा है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे की ओर देखा, पॉल उसके सामने आ चुका था। ग्रैब! पॉल ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। राघव मुक्के और घूंसे मारने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पॉल ने राघव की गर्दन पकड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। राघव अब अपनी गर्दन के बल पर लटका हुआ था और छत के किनारे से भी लटका हुआ था। यहीं पर तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी, पॉल ने कहा और फिर से थोड़ा आगे बढ़ गया। राघव ने नीचे की ओर अपने चेहरे पर डर के साथ देखा। वह इस समय जितनी जल्दी हो सके एक समाधान के बारे में सोच रहा था। वह खुद को आज़ाद करने की कोशिश करते हुए अभी भी दोनों हाथों से पॉल का हाथ पकड़े हुए था। पॉल ने अपनी बाईं मुट्ठी कसते हुए उसे पीछे की ओर मोड़ा। अलविदा, उसने कहा। जैसे ही वह अपनी मुट्ठी आगे फेंकने वाला था, राघव ने कुछ बुदबुदाया। ताकत में 5 अंक जोड़ें। पॉल, जिसने ये ठीक से नहीं सुना था, उसने अपनी मुट्ठी रोक दी और पूछा, तुमने क्या कहा? अपनी आखिरी प्रार्थना। ताकत में 5 अंक जोड़ दिए गए हैं। सूचना नोटिफिकेशन पॉपअप होने के तुरंत बाद राघव को अपनी नसों में ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। अगर वह अपने बाइसेप्स देख पाता तो वह पलक झपकते ही उनमें होने वाले शारीरिक बदलाव का गवाह बन पाता। ठीक है, तुमने अब तक अपनी प्रार्थना पूरी कर ली होगी, अलविदा। जैसे ही पॉल ने अपनी मुट्ठी घुमाई, राघव ने अपने दिमाग में कहा, डैश सक्रिय करो। सून! मुट्ठी फिर से धीमी गति में उसकी ओर बढ़ी। राघव ने पॉल का हाथ कसकर पकड़ लिया जिससे उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसी हाथ का उपयोग करते हुए राघव एक बंदर की तरह आगे बढ़ा और छत के ऊपर कुछ फीट आगे जाकर रुका। पॉल की मुट्ठी हवा से गुजर गई और उसे कोई मांसल स्पर्श महसूस नहीं हुआ जैसा कि उसे उम्मीद थी। उसने देखा कि राघव फिर से उसके सामने से गायब हो गया था। केवल 8 सेकंड बचे हैं, इसलिए मुझे इसका पूरा फायदा उठाना होगा। राघव के शब्द केवल हवा में गूंज रहे थे। जब तक पॉल ने उन्हें सुना, तब तक एक मुक्का उसके जबड़े की तरफ बढ़ चुका था। बैंग! इस बार आवाज़ पहले से कहीं ज्यादा तेज थी क्योंकि राघव के मुक्के के पॉल के जबड़े से टकराने के बाद उसके शरीर में उत्पन्न हुए भारी बल के कारण राघव के पैरों के नीचे की टाइलें चटक गईं। पॉल को इतनी ताकतवर होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए इस बल ने न केवल उसे झटका दिया बल्कि उसे अभिभूत भी कर दिया। पॉल अपने मुंह से खून और दांत निकलते हुए पीछे की ओर उड़ गया। जब तक वह होश में आया, उसने देखा कि छत अब उसकी आंखों के सामने नहीं थी। इसके बजाय वह एक अधूरी इमारत की चोटी को धीरे धीरे उससे दूर होते हुए देख सकता था क्योंकि एक तेज हवा उसके शरीर से बह रही थी। मैं गिर रहा हूँ। ये आखिरी शब्द थे जो उसने कहे इससे पहले कि उसका बड़ा शरीर ठंडी, कठोर जमीन से टकराया। प्लोप! राघव की छाती ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि वह अपनी दाहिनी मुट्ठी को घूर रहा था। क्या मैंने अभी अभी एक इंसान को मार दिया? राघव छत के किनारे की ओर चला और जमीन पर खून के तालाब में डूबे मानव शरीर को देखा। हंगजो और बेन पीछे से राघव को घूर रहे थे। राक्षस! तुम एक राक्षस हो, तुमने पॉल को मार डाला, वे दोनों डरे हुए भाव से बोले। शुरुआत में राघव बहुत डर गया था क्योंकि किसी जीवित चीज को मारने का विचार उसके लिए बहुत नया था। वह कहना चाहता था कि यह एक दुर्घटना थी और यह सच में थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि यही व्यक्ति कुछ समय पहले उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वह मुड़ा और उन दोनों को एक काले और शैतानी भाव से देखा। जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसके बारे में आप दोनों और उस रिकॉर्डिंग डिवाइस के अलावा कोई नहीं जानता, जिसे मैं अब नष्ट कर दूंगा। राघव ने बोलना शुरू किया और उनकी तरफ चलने लगा। वे दोनों डर गए और हंगजो ने जल्दी से अपना डिवाइस बाहर निकाला और एक नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। स्वूश! राघव अचानक उसके सामने आया और आयताकार डिवाइस को उसके हाथ से लात मार दी। क्रैश! डिवाइस जमीन से टकराया और टुकड़ों में टूट गया। अब आप दोनों, असल में आप तीनों, लेकिन दूसरा तो अब मर चुका है, तो आप दोनों ने मुझे बहुत दुख दिया है, मुझे मरने की इच्छा कराई है, मुझे अपने अस्तित्व से नफरत कराई है। क्या यह मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं इस एहसान का बदला लूं? राघव ऐसा लग रहा था कि उसने इस पल में पूरी तरह से अपना दिमाग खो दिया था क्योंकि उसने उन दोनों को भागने से पहले पकड़ लिया था। नहीं, क्या रहा? थप्पड़ और मुक्कों के समान आवाजें गूंजने पर दर्द की चीखें जगह को घेर रही थीं। तारांकन लगभग 10 मिनट बाद जब आसमान में अंधेरा होने लगा था, राघव पॉल के शरीर के सामने खड़ा था जिसका सिर फटा हुआ था। पॉल बच जाता अगर वह जमीन से संपर्क बनाने से पहले अपने मानव रूप में वापस नहीं आता। राघव नीचे झुका और उसे उठाने के लिए अपने हाथ पॉल के शरीर पर रखे, तभी उसकी आंखों के सामने कई सूचनाएं नोटिफिकेशन पॉपअप हुईं।
ब्लडलाइन अधिग्रहण की आवश्यकता पूरी हो गई है। होस्ट के 20 ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन के साथ अनुकूलता का विश्लेषण किया जा रहा है 0% 100%। विश्लेषण पूर्ण 87% 100%। 20 ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन के साथ होस्ट की अनुकूलता 87% है। क्या होस्ट इस ब्लडलाइन को चुराना चाहता है? हाँ नहीं। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने उन परिचित सूचनाओं नोटिफिकेशंस को देखा। क्या होस्ट इस ब्लडलाइन को चुराना चाहता है? हाँ नहीं। परिचित नोटिफिकेशन को देखते ही राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह उसके खून की वजह से है? राघव ने पॉल के खून से लथपथ शरीर को देखते हुए सोचा। उसने तुरंत अपने विचारों से असहमति जताई क्योंकि जब वह पिछली बार पॉल के साथ लड़ाई कर रहा था तब भी वह पॉल के खून के संपर्क में आ चुका था, लेकिन तब सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप नहीं हुआ था। मुझे ब्लडलाइन हासिल करने की आवश्यकता का पता लगाने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। उसने पॉल के शरीर को नीचे गिराया और झुककर उसकी जांच करने लगा। वह क्या है? उसने पॉल की गर्दन के पास कुछ देखा। इस रंग का क्या? ये गहरा लाल क्रिम्जन लगता है, लेकिन ये चमक क्यों रहा है? राघव ने देखा कि पॉल की गर्दन से बहने वाला खून सामान्य खून से अलग था। वह गहरा लाल रंग में चमक रहा था। चमक बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह दिखाई दे रही थी, जिससे खून जैम जैसा लग रहा था। गाढ़ा लेकिन चमकता हुआ और धीरे धीरे बाहर रिस रहा था। मैंने इस तरह का खून कभी नहीं देखा। क्या यही वजह हो सकती है? राघव ने समय बर्बाद किए बिना पॉल के शव के उस हिस्से को फिर से छुआ। ब्लडलाइन प्राप्त करने की आवश्यकता पूरी हो गई है। होस्ट की पशु परिवर्तन ब्लडलाइन के साथ अनुकूलता का विश्लेषण किया जा रहा है 0% 100%। विश्लेषण पूरा हुआ 87% 100%। होस्ट की पशु परिवर्तन ब्लडलाइन के साथ अनुकूलता 87% है। क्या होस्ट इस ब्लडलाइन को चुराना चाहता है? हाँ नहीं। पहले की तरह ही वही नोटिफिकेशन उसकी दृष्टि में एक एक करके फिर से दिखाई दिए। ये सच में? राघव के दिमाग में अभी बहुत सारे विचार चल रहे थे जब उसने पुष्टि कर ली कि यह ब्लडलाइन प्राप्त करने की एक आवश्यकता थी। हाँ, राघव ने पॉल की ब्लडलाइन प्राप्त करने की सहमति दे दी। हालांकि राघव को लगा कि वह इस तरह से शव का अनादर कर रहा है, लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि एक जानवर की ब्लडलाइन को बर्बाद होने देना एक बर्बादी होगी। साथ ही यह उसके लिए एक निर्णायक क्षण था। यह पहली बार था जब वह किसी दूसरे व्यक्ति की ब्लडलाइन प्राप्त कर रहा था। होस्ट ने इस ब्लडलाइन को प्राप्त करने का निर्णय लिया है। ब्लडलाइन निष्कर्षण अब शुरू होगा। राघव ने वही नोटिफिकेशन देखे जो तब पॉप अप हुए थे जब उसने गलती से मिस एमी की ब्लडलाइन चुराने की कोशिश की थी। मिस एमी। राघव को याद आया कि उसने उस अजीब गहरे लाल खून को छुए बिना ही आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था। इसका मतलब है कि ब्लडलाइन चुराने का यह एकमात्र तरीका नहीं है। राघव इस निष्कर्ष पर पहुंचा जब उसने निष्कर्षण की प्रक्रिया देखी। ब्लडलाइन निष्कर्षण प्रक्रिया 2% 100%। मिस एमी के साथ पिछली बार के विपरीत प्रतिशत बार बढ़ रहा था। ये केवल बढ़ ही नहीं रहा था, राघव इस प्रक्रिया को महसूस और देख भी सकता था। उसके हाथ, जो इस समय पॉल की गर्दन पर थे, एक चमकीले गहरे लाल रंग में चमक रहे थे। पॉल की गर्दन पर दिखाई देने वाली गहरे लाल नसें देखी जा सकती थीं, जो उसके नीचे के शरीर से जुड़ी हुई थीं। राघव को एक संकट का एहसास होने लगा था, इसलिए वह उम्मीद कर रहा था कि निष्कर्षण प्रक्रिया तेज होगी क्योंकि उसे जाने से पहले किसी और की ब्लडलाइन भी चुरानी थी। वह ब्लडलाइन इस गड़बड़ी को साफ करने के लिए सबसे सुविधाजनक होगी। राघव ने अपने मन में गणना शुरू कर दी। 2 मिनट बाद उसके दिमाग में फिर से एक नोटिफिकेशन बज उठा। बधाई हो, होस्ट ने पशु परिवर्तन ब्लडलाइन प्राप्त कर ली है। छुपा हुआ मिशन पूरा हुआ। राघव ने दोनों नोटिफिकेशन देखे, लेकिन अभी उत्साहित या हैरान होने का समय नहीं था। यहाँ बिताया गया हर सेकंड संकट की भावना को और भी मजबूत कर रहा था। उसका दिमाग लगातार उसे चेतावनी की घंटियां भेज रहा था, लेकिन वह अपने निशान मिटाए बिना यहां से नहीं जा सकता था। अगर वह चीजों को अधूरा छोड़ देता तो उसे जेल या मौत के लिए तैयार रहना पड़ता। वह डैश का उपयोग करके जल्दी से सबसे ऊपरी मंजिल पर वापस भागा। उसने मन ही मन अपने भाग्य को धन्यवाद दिया कि उसने आज के मिशन को पूरा करने के लिए स्कूल में पहले से विशेषता अंक एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स वितरित नहीं किए थे। अगर उसने ऐसा किया होता तो वह मौत से बच नहीं पाता। राघव सबसे ऊपरी मंजिल पर वापस पहुंचा जहां हंगजो और बेन बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। उनके चारों अंग एक अकल्पनीय कोण पर मुड़े हुए थे। वे मरे नहीं थे, केवल बेहोश थे, लेकिन उनके चेहरों पर दर्द के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे, साथ ही नाक और आंसू के निशान भी थे। काश मैं तुम्हारी भी ब्लडलाइन चुरा पाता। राघव ने बेन की ओर बढ़ने से पहले हंगजो पर एक नज़र डाली। तुम्हारी ब्लडलाइन इस गड़बड़ी को ठीक करने में मेरी मदद कर सकती है। राघव झुका और उसके हाथ बेन के शरीर तक पहुंचे। 30 मिनट बाद राघव घर पहुंचा। जब वह अपने घर में घुसा तब तक आसमान काला हो चुका था। आज जो कुछ भी हुआ था उससे उसका दिमाग अभी भी अस्त व्यस्त और उलझा हुआ था, लेकिन उसने जो कुछ किया था उसमें उसे कुछ भी गलत नहीं लगा।
उसने पॉल को जानबूझकर नहीं मारा था, लेकिन अगर उसने वापस लड़ाई नहीं की होती तो पॉल उसे जानबूझकर मार देता। वह जानता था कि उसने इससे एक बड़ी तबाही मचा दी थी, क्योंकि हंगजो एक अरबपति का बेटा था। जब वे उसे ढूंढ लेंगे तो वे अपराधी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और जो कुछ उसने हंगजो के साथ किया था उसे ठीक करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव था। उसने हंगजो के साथ जो कुछ किया था उसे यकीन था कि वे कभी इसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। राघव अपने टब में बैठा और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसे नींद आ गई। आज हुई सभी घटनाओं से वह मानसिक और शारीरिक रूप से पहले ही थक चुका था। उसे छिपे हुए मिशन और उन्हें पूरा करने पर मिले पुरस्कारों को जांचना भी याद नहीं रहा। योजक चिन्ह बोलिंग ग्रुप कंस्ट्रक्शन साइट 7। अधूरी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर, जहां पहले लड़ाई हुई थी। काले तंग फिटिंग वाले बॉडीसूट में पुरुषों का एक समूह दो युवा लड़कों के सामने खड़ा था जो जमीन पर पड़े थे। हाँ, हमें अभी अभी युवा मास्टर हंग उनके एक सहायक के साथ मिले हैं, लेकिन उनकी स्थिति का वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है। उनमें से एक दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद कर रहा था। उसके माथे पर लगी छोटी नीली चमकती हुई बटन ने इसे संभव बनाया था। उनकी स्थिति अवर्णनीय है। बटन वाला व्यक्ति लड़कों को देखने के लिए नीचे झुका। दोनों की आंखें खुली थीं लेकिन वे निर्जीव लग रहे थे। युवा मास्टर हंग, उस आदमी ने बाईं ओर वाले लड़के को हिलाते हुए उसे पुकारा। कोई प्रतिक्रिया या जवाब नहीं मिला। उस आदमी ने दूसरे छोर पर बैठे व्यक्ति को कुछ कहते हुए सुना, जिससे वह हैरान होकर प्रतिक्रिया करने लगा। आप यहाँ आ रहे हैं? 1 महीने बाद। बस इसी तरह 1 महीना बीत गया था। राघव इस समय स्कूल के लिए जा रहा था। जब वह स्कूल जा रहा था तो उसका दिमाग पिछले महीने की घटनाओं पर वापस चला गया। पिछला 1 महीना, राघव ने पहली बार ब्लडलाइन चुराने के बाद जो घटनाएं हुई थीं उन्हें वह कभी नहीं भूल पाएगा। अधूरी इमारत में हुई पूरी घटना के बाद जांचकर्ताओं द्वारा राघव को एक संदिग्ध माना गया था, भले ही उसने सब कुछ छुपाने के लिए किया था। यह एक वास्तविक गड़बड़ी थी। ये पूरे समाचारों में था कि राष्ट्रपति जो के सबसे छोटे बेटे को एक अयोग्य व्यक्ति में बदल दिया गया था। ये हर मीडिया आउटलेट की जुबान पर था। राष्ट्रपति ने जो भी इसके लिए जिम्मेदार था उसे कुचलने की कसम खाई थी। प्रेस के अनुसार उन्होंने गुप्त रूप से जांच करने के लिए मिश्रित रक्तों की एक विशेष टीम को भी काम पर रखा था। जब पॉल ने राघव को चुनौती दी थी तब छात्र वहां मौजूद थे। अधिकारियों ने इसी के माध्यम से राघव को घटना से जोड़ा। उन्होंने पूछा कि क्या वह वहां आया था। उसने बेशक इनकार कर दिया और उन्हें बताया कि उसमें वहां आने की हिम्मत नहीं थी। राघव को पहली बार थाने ले जाया गया। बेशक उसके माता पिता को कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने उसे अधिकारियों के हवाले कर दिया। राघव उन्हें समझाता रहा कि उसकी ब्लडलाइन बेकार थी और वह उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये तब साबित हुआ जब उन्होंने उसके ग्रेड की जांच की और वास्तव में पाया कि वह एक F ग्रेड था। राघव भाग्यशाली था कि उन्होंने स्कूल से उसके प्रारंभिक ब्लडलाइन ग्रेड के बारे में नहीं पूछा। कैफेटेरिया की घटना सामने आई। उन्होंने राघव से पूछा कि वह अपनी तथाकथित बेकार ब्लडलाइन के साथ इतनी ताकत कैसे दिखा पाया। राघव को संवर्धन दवाओं एनहांसमेंट ड्रग्स का उपयोग करने की बात माननी पड़ी, जिसे उन्होंने संभव माना। पुलिस ने एक तकनीकी उपकरण का उपयोग करने की कोशिश की थी जो एक अपराध स्थल के चारों ओर स्कैन कर सकता था और उस अपराध स्थल के भीतर पिछले 24 घंटों में हुई घटनाओं को प्रदर्शित कर सकता था, लेकिन ये काम नहीं किया। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि वे वास्तव में एक पेशेवर मिश्रित रक्त अपराधी से निपट रहे थे और उन्होंने राघव को अंतिम प्रश्न के साथ जाने दिया। जब घटना हुई तब तुम कहाँ थे और कौन इसका गवाह हो सकता है? राघव के गले में शब्द अटक गए जब उसने एक अच्छी और संभावित झूठ गढ़ने के लिए अपने दिमाग को खंगाला। उसकी जान बचाने वाली तब आई जब एक खास शख्स थाने में आया। वह मेरे साथ था। वह उस मधुर स्त्री आवाज को कभी नहीं भूलेगा जो उसकी जान बचाने वाली थी। मिस एमी। राघव को बहुत बड़ा झटका लगा जब उसने उसे उस कमरे में आते देखा जहां उससे पूछताछ की जा रही थी और वह उसके लिए बोल भी रही थी। मिस एमी की काफी प्रतिष्ठा लग रही थी। जब उसने राघव की जमानत दी तो उसे तुरंत रिहा कर दिया गया। वह भाग्यशाली था कि उन्होंने ब्रेन ट्विक डिवाइस का उपयोग नहीं किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह एक व्यक्ति के दिमाग को पढ़ सकता है। सामान्य तौर पर यह डिवाइस एक व्यक्ति के दिमाग को उनके लिए दृश्यमान बना देगा, लेकिन वे इसका उपयोग केवल अत्यधिक मामलों में करते थे। यह एक अत्यधिक मामला था, लेकिन उनकी सभी जांचों के बाद राघव एक पुष्ट संदिग्ध नहीं था, खासकर जब उन्हें पता चला कि उसके पास एक निम्न ग्रेड ब्लडलाइन थी। तर्क ने कहा कि वह एक डी ग्रेड ब्लडलाइन वाले जुलू रैंक वाले मिश्रित रक्त के खिलाफ नहीं जीत सकता था, इसलिए डिवाइस का उपयोग उस पर नहीं किया गया था। यह डिवाइस 20 साल से कम उम्र के लोगों के लिए भी खतरनाक था। जब राघव मिस एमी के साथ थाने से निकल रहा था तो वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसके बाल गहरे भूरे रंग के थे और उसने एक नीला बिजनेस सूट पहना हुआ था। जिस तरह से उस आदमी ने उसे घूर कर देखा, उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तब तक वह उस आदमी की घूरना नहीं भूल सका था। वह ऐसे व्यक्ति जैसा लग रहा था जो जीवन को महत्व नहीं देता था।
मिस एमी ने अभिभावक की भूमिका निभाई और राघव के सामने खड़ी होकर उस आदमी को घूरने लगी। वह आदमी पीछे हट गया और उस कमरे की ओर चला गया जहां से राघव अभी अभी रिहा हुआ था। वह और मिस एमी एक साथ थाने से निकले, लेकिन उनके बीच एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि वह सतर्कता की भावना जो वह हमेशा मिस एमी के आसपास महसूस करता था, गायब हो गई थी। कल कक्षाओं के बाद मेरे कार्यालय आना, उसने अपनी उड़ने वाली हरी साइकिल में जाने से पहले ये शब्द कहे। राघव को याद आया कि वह अभी भी सजा काट रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे याद दिला पाता, वह अपनी होवरबाइक के साथ तेजी से निकल गई थी। हैरानी की बात यह है कि वह अगले दिन स्कूल पहुंचा और पता चला कि उसकी सजा रद्द कर दी गई थी। तब से उसके विचार एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूम रहे थे, आखिर मिस एमी कौन है? राघव के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये मिस एमी है कौन? मिस एमी ने न सिर्फ पुलिस से उसे तुरंत रिहा करवा दिया, बल्कि अनुशासनात्मक समिति से उसकी सजा भी रद्द करवा दी। एक आम टीचर ऐसा नहीं कर सकती थी। हालांकि राघव को मिस एमी के अज्ञात बैकग्राउंड पर थोड़ा शक हो रहा था, लेकिन अब उसे उनसे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। आखिरकार वह जानती थी कि पिछले महीने उसने क्या किया था। भले ही उसकी सज़ा खत्म हो चुकी थी, लेकिन राघव अभी भी बहुत जल्दी स्कूल पहुंच गया, क्योंकि यह उसकी आदत बन चुकी थी। बॉस डेंजो ने उसे एक काम दिया था। ये सिर्फ पार्ट टाइम था, लेकिन पिछले महीने राघव ने 5000 रेड कमाए थे। रेड प्लैंकटन सिटी में इस्तेमाल होने वाली मुद्रा थी। ये पुराने दिनों के पाउंड के बराबर थी। ये 5000 रेड वह राशि थी जिसका उपयोग राघव ने उस चोरी किए गए हंगजो से मिले मुआवजे के पैसे को छुपाने के लिए किया था। राघव स्कूल जाते हुए अपनी दाहिनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाकर सोच रहा था, मुझे अभी भी इस ब्लडलाइन का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। केवल राघव ही अपनी हथेली के ऊपर एक छोटी सी रोशनी देख सकता था, जिससे एक एटम की छवि बन रही थी। मैंने जो मूल रूप से सोचा था, उसके बजाय वह एक सब्जी बन गया। खैर, सब कुछ अच्छे के लिए ही हुआ, राघव ने सोचा। मुझे अगली बार और सावधान और सूक्ष्म रहना होगा। अगर मिस एमी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो चीजें बिगड़ सकती थीं। मुझे इसके साथ प्रशिक्षण जारी रखना होगा। आखिरकार स्कूल में बहुत सारे परीक्षण विषय हैं। इसी निष्कर्ष पर पहुंचकर राघव स्कूल पहुंचा। वह अंदर गया और सीधा स्कूल की रसोई में चला गया। बाईं ओर गलियारे से गुजरते हुए राघव ने यहाँ के कुछ रसोइयों का अभिवादन किया। हे राघव, सुप्रभात श्रीमती कार्लिन। सुप्रभात राघव। सुप्रभात मौसी लॉरेन। हे छोटे आदमी, सुप्रभात सर डोम। राघव ने परिचित चेहरों का अभिवादन किया और मुख्य रसोई में चला गया। तुम फिर से देर से आए हो, बदमाश। बॉस डेंजो की आवाज़ सबसे पहली चीज़ थी जो उसने अंदर आते ही सुनी। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपको भी सुप्रभात बॉस डेंजो। वह मुस्कान अपने चेहरे से हटाओ। तुम युवा लड़कियों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, हन्फ। तुम सारी रात हस्तमैथुन कर रहे थे ना? ये सुनकर राघव जोर से हंसा। हाँ बॉस डेंजो, आपकी खूबसूरत बेटी की तस्वीर अभी भी मेरे कमरे में है, राघव ने जवाब दिया। बदमाश लड़के, यहाँ आओ। बॉस डेंजो भी हंसे और राघव को अपनी तरफ खींच लिया। बॉस डेंजो को राघव को कुछ नई रेसिपी सिखानी थी। वह आगे बढ़े और आवश्यक सामग्री दिखाते हुए विवरण समझाया। जब सब कुछ हो गया तो बॉस डेंजो राघव को काम करते हुए देखने के लिए एक तरफ हो गए। जिस तरह से राघव काम कर रहा था, वह एक मशीन की तरह था। वह काटने, मसाले डालने, धोने, उबालने, तलने आदि में बहुत सहज था। उसे एक तरफ से देखते हुए बॉस डेंजो को गर्व महसूस हुआ। काश ये लड़का मेरा उत्तराधिकारी बन जाता तो मैं कहीं भी गर्व से अपनी छाती पीट पाता, बॉस डेंजो ने थोड़ी निराशा के साथ बुदबुदाया। उन्होंने राघव से इस बारे में पहले भी पूछा था, लेकिन राघव ने पहले ही मना कर दिया था। बॉस डेंजो पूछते रहे, लेकिन राघव का जवाब वही था। राघव को कभी नहीं पता था कि बॉस डेंजो इतने ढीठ थे, जब तक कि बॉस डेंजो ने विशेष रूप से उसके लिए सबसे स्वादिष्ट और विदेशी भोजन नहीं बनाया और राघव के सारा भोजन खत्म करने के बाद फिर से पूछा। जब राघव ने बॉस डेंजो को फिर से मना किया तो उसके चेहरे पर अपराधबोध था। बॉस डेंजो ने उनसे पूछा कि भविष्य के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं। मैं एमबीओ में शामिल होना चाहूँगा। जब बॉस डेंजो ने यह जवाब सुना तो उनका दिल लगभग टूट गया। बेटे, मैं तुम्हारे सिर पर ठंडा पानी नहीं डालना चाहता, लेकिन वह सपना शायद एक असंभव सपना है, बॉस डेंजो ने जवाब दिया। बॉस डेंजो को याद था कि राघव की ब्लडलाइन कम ग्रेड की थी और वह नहीं चाहते थे कि वह उसी तरह की अपमान का सामना करता रहे जो वह हमेशा से झेल रहा था। यह उनके प्रस्ताव का दूसरा कारण था। बेशक, पहला कारण खाना पकाने के प्रति उसकी आत्मसात करने की क्षमता और प्रतिभा थी। एक शेफ के जीवन में भेदभाव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, न ही कोई उसे तंग करेगा। उसे उन लोगों से परिचित नहीं होना पड़ेगा जो संभावित रूप से पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। बेटे, सपने देखना अच्छा है, लेकिन कुछ तरह के सपनों का पीछा करने से तुम शारीरिक और मानसिक रूप से टूट सकते हो, बॉस डेंजो ने जोड़ा।
एक शेफ बनना एक साधारण जीवन हो सकता है, लेकिन ये धोखे और भेदभाव से भरी एक विश्वासघाती सड़क नहीं है। बॉस डेंजो की यह बात सुनकर राघव की आंखों में कुछ भर आया। वह उस समय इतना भावुक कभी नहीं हुआ था। किसी ने भी उसके भविष्य के लिए इतनी चिंता से बात नहीं की थी। कोई बेईमानी नहीं थी, कोई गुप्त योजना या कुछ भी नहीं था, बस दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए शुद्ध चिंता थी। इससे उसे कुछ ऐसे एहसास हुए जिन्हें उसने पहले ही गहरा दफन कर दिया था। बातचीत के समय बॉस डेंजो ये देखकर हैरान थे कि राघव अचानक झुक गया। धन्यवाद बॉस डेंजो। अरे बच्चे तुम क्या कर, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने उस रास्ते पर जाने का मन बना लिया है। चाहे वह विश्वासघात या भेदभाव से भरा हो, मैं सब पर काबू पा लूंगा। जब राघव ने बात की तो उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास ने बॉस डेंजो को बहुत चौंका दिया, क्योंकि जो उन्होंने सुना था उसके अनुसार राघव एक डरपोक था। वह एक सच्चा आदमी है। बॉस डेंजो ने राघव के कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, तुम्हारा संकल्प सराहनीय है, बॉस डेंजो ने जोड़ा। राघव ने जवाब में मुस्कुराया, मैं इस शक्ति ने मुझे जो अवसर दिया है उसे बर्बाद नहीं करूंगा। शीर्ष पर पहुंचने का अवसर, बस इसे ज्यादा मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि यह बहुत मुश्किल हो रहा है तो तुम्हारे पास मेरे पास वापस भागने की जगह है। बॉस डेंजो ने इस बात के साथ अपनी बातचीत समाप्त कर दी। तब से बॉस डेंजो ने राघव को अपना उत्तराधिकारी बनने के बारे में परेशान नहीं किया था। उन्होंने फैसला किया था कि वह जिस भी तरह से उसकी मदद कर सकते हैं पूरी तरह से उसका समर्थन करेंगे। यही कारण था कि उन्होंने दूसरों के विरोध के बावजूद उसे नौकरी दी। उन्होंने राघव को एक तरफ से देखा और बुदबुदाया, ये लड़का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने देखा कि राघव ने जो स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी वह उसके शरीर पर कस रही थी और उसकी बाहों के चारों ओर भी थोड़ी उभार थी। लगता है उसे बहुत सारा खाना खिलाना एक अच्छा विचार था। बॉस डेंजो के चेहरे पर संतोष का भाव था। सच में राघव का शरीर पिछले 2 महीनों में अधिक सुडौल हो गया था। उसकी लंबाई जो पहले 4-8 के आसपास थी अब लगभग 5-3 थी। उसकी वृद्धि स्पष्ट थी। जैसे जैसे उसका चेहरा अधिक आकर्षक होता गया उसका रूप अधिक ठंडा होता गया। उसका रवैया धीरे धीरे मिस एमी जैसा होता जा रहा था। तारांकन दोपहर के बीच में उनकी अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां थीं। कक्षा 3 के छात्रों को मिश्रित ब्लड प्रशिक्षण हॉल की ओर जाने के लिए कहा गया था। आमतौर पर राघव को प्रशिक्षण हॉल में प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन घटना के बाद मिस एमी ने भी स्कूल को उसे इसमें प्रवेश देने का एक तरीका खोज लिया। उन्हें लड़ाई में अपनी ब्लडलाइन क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करने की मूल बातें सिखाई गईं। बेशक राघव अभी भी चीज़ों को गुप्त रख रहा था, इसलिए जब भी उनकी इस तरह की अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां होती थीं, वह केवल शिक्षक के प्रदर्शन को देखता था और कुछ प्रशिक्षण को अपने दिमाग में दर्ज करता था। वह छात्रों के साथ किसी भी तरह की लड़ाई में कभी शामिल नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन था कि वह उन्हें पीटने से खुद को रोक नहीं पाएगा। चीजें पहले जैसी ही थीं। राघव को अभी भी बहुत से छात्रों से ठंडा व्यवहार मिलता था, लेकिन वह अब इससे परेशान नहीं था। वह गुप्त रूप से उम्मीद करता था कि कोई उसकी परेशानी का कारण बनेगा ताकि उसके पास चोरी करने के लिए एक और ब्लडलाइन हो। वह अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए उनके साथ शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन मिस एमी के अनुसार वह यहाँ प्रशिक्षण ले सकता था, अपनी क्षमताओं को निखार सकता था और अपनी ताकत का परीक्षण कर सकता था। प्रशिक्षण हॉल के भीतर छोटे व्यक्तिगत कमरे थे जहाँ एक मिश्रित ब्लड बिना देखे अलग से प्रशिक्षण ले सकता था। ऐसा लगता था कि मिस एमी ने उसके लिए एक सुरक्षित कर दिया था और उसने इसका उपयोग किया था पिछली 2 बार जब वह यहाँ था। राघव एक बड़े वर्गाकार आकार के उपकरण के सामने खड़ा था। इसे ऊपर से फैली एक खंभे द्वारा ऊपर उठाया गया था। इस उपकरण की सतह पिच काली थी। राघव ने सांस ली और अपने शरीर को थोड़ा पीछे धकेला, जबकि अपनी दाहिनी बांह को सीमा तक पीछे की ओर मोड़ा। उसकी मुद्रा अभी मार्शल आर्ट सीखने वाले व्यक्ति की तरह लग रही थी। उसकी पीठ अंदर की ओर मुड़ी हुई थी, उसके नितंब बाहर निकले हुए थे और उसके पैर चौड़े फैले हुए थे। उसने सांस छोड़ी और जोर से अपनी बांह को आगे बढ़ाया। धड़ाम, उसकी मुट्ठी वर्गाकार आकार के उपकरण से टकराई, जिससे एक जोरदार गूंजती हुई आवाज आई। ट्रिंग 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 ट्रिंग। वर्गाकार आकार के बोर्ड की सतह पर नंबर दिखने लगे। 1000, 1500, 2500, 3500, 4000, 5000, 6000, 6200 तक पहुंचने के बाद नंबर रुक गए। राघव सीधा खड़ा हुआ और उसे घूरने लगा। मेरी मुट्ठी की ताकत अब 6200 पाउंड के बराबर है। राघव ने अपनी ठोड़ी पकड़ते हुए सोचा, ये पिछले एक हफ्ते में 500 की वृद्धि है, लेकिन अगर मैं अपनी सामान्य ताकत के साथ 20 ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन का उपयोग करूं तो यह इससे अधिक हो जाना चाहिए। राघव इसे आजमाना चाहता था जब उसे कुछ याद आया। अगर मैं आज जुलू रैंक का मिश्रित ब्लड नहीं बनता तो मिस एमी मुझे मार डालेगी। ये याद आने पर वह चिकनी फर्श पर बैठ गया। मुझे आज अपनी ब्लडलाइन को चौथे बिंदु के माध्यम से प्रवाहित करना होगा, उसने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। आज मुझे अपनी रक्तरेखा को चौथे बिंदु के माध्यम से प्रवाहित करना है, उसने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं।
इन पिछले 2 महीनों में राघव ने रक्तरेखा प्रवाह के बारे में बहुत कुछ सीखा था। रक्तरेखा की श्रेणियों में आगे बढ़ने के लिए ध्यान करना आवश्यक था। इस ध्यान में आपको अपनी रक्तरेखा को घंटों तक बार बार प्रवाहित करना होता था ताकि वह मात्रा और गुणवत्ता में बढ़ती रहे। प्रशिक्षण भी जरूरी था और इसमें अपनी रक्तरेखा की क्षमताओं का बार बार उपयोग करना पड़ता था। राघव ने ध्यान केंद्रित किया और अपने दिमाग को अपने शरीर के सबसे गहरे हिस्सों तक जाने दिया। वह अपने शरीर में मौजूद तीनों रक्तरेखाओं को महसूस कर सकता था, लेकिन आज वह केवल अपनी मूल रक्तरेखा को चौथे बिंदु के माध्यम से प्रवाहित करना चाहता था। कुछ ही मिनटों बाद छोटे कमरे के अंदर पानी के बुलबुले उठने की आवाज़ सुनाई देने लगी। पुरु 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 पुरु। अगर कोई सामान्य व्यक्ति यहाँ आता तो वह सोचता कि कोई पानी उबाल रहा है। केवल एक मिश्रित रक्त वाला ही समझ सकता था कि इस आवाज़ का क्या मतलब था। यह आवाज़ राघव के शरीर से आ रही थी। कुछ ही देर बाद आवाज़ बंद हो गई और राघव ने अपनी आंखें खोल लीं। यह आश्चर्यजनक रूप से आसान था। राघव ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर जोर से कहा। उसने अपनी रक्तरेखा को चौथे बिंदु के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रवाहित कर लिया था। उसने सोचा था कि इसमें कम से कम कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए इसमें उसे केवल 10 मिनट लगे। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पहले से ही संतृप्त हो चुकी है, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, राघव ने खड़े होते हुए कहा। अभी वह अपने शरीर में शक्ति की वृद्धि को महसूस कर सकता था। चौथे बिंदु से रक्त प्रवाहित करने के बाद उसने अपने शरीर के भीतर एक अजीब घटना देखी। चारों प्रवाह बिंदु एक साथ जुड़ गए, जिससे एक छोटा वृत्त बन गया। उसने जो सुना था उसके अनुसार अगली श्रेणी में जाने का संबंध इस बने हुए वृत्त से था। खैर, मैं अब एक जुलू श्रेणी का मिश्रित रक्त हूँ, जिसका मतलब है कि मैंने एमबीओ प्रवेश परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता को पूरा कर लिया है। ये सोचते ही राघव के भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। मुझे अभी के लिए बस शांत रहना है, लेकिन जैसे ही वह प्रवेश परीक्षा शुरू होगी मैं धमाल मचा दूंगा, राघव ने एक उत्साहित भाव के साथ बुदबुदाया। चलो अपनी नई शक्ति का परीक्षण करते हैं। राघव मुस्कुराया और हवा में लटके हुए चौकोर आकार के बोर्ड की तरफ मुड़ा। राघव ने वही मुद्रा अपनाई जो उसने पहले इस्तेमाल की थी। अपनी बांह को पीछे की ओर खींचकर उस बांह में, खासकर मुट्ठी में, अपनी ताकत इकट्ठा करके और पूरी ताकत से उसे आगे की ओर बढ़ाया। पॉव! टक्कर की आवाज़ फिर से गूंजी, इस बार एक नॉकआउट की तरह जब राघव की मुट्ठी बोर्ड से टकराए। ट्रिंग 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 ट्रिंग। पहले की तरह ही बोर्ड की सतह पर संख्याएं दिखने लगीं। 1000, 3000, 6000, 9000, 12000। राघव की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने इन अंकों को देखा। ये तो 100% तक की ताकत में वृद्धि है, वह एक अविश्वासी भाव से बोला। राघव ने उम्मीद नहीं की थी कि जुलू श्रेणी का बनने के बाद उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी। उसकी मुट्ठी का वजन पहले लगभग 6000 पाउंड था, लेकिन अब यह बढ़कर 12000 पाउंड हो गया था। उसने सोचा कि अगर वह उस समय पॉल के खिलाफ इतना शक्तिशाली होता तो स्थिति अलग तरीके से होती। जब वह इन विचारों में डूबा था, उसकी नज़र के सामने एक सूचना पॉपअप हुई। मेज़बान ने लक्ष्य पूरा कर लिया है, जुलू श्रेणी तक पहुंचे। ओह, मुझे लगा था कि ऐसा कुछ होगा, राघव ने मुस्कान के साथ सूचना को देखा। लक्ष्य का इनाम, मेज़बान, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन को अपग्रेड कर दिया गया है। एक और अपग्रेड, इसे अब तक डी में चला जाना चाहिए था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद राघव ने सिस्टम इंटरफेस खोलने के लिए कहा। मेज़बान की विशेषताएं, कौशल और क्षमताएं, रक्तरेखाएं, कार्य, दुकान। उसकी नज़र के सामने लाल दीवार आ गई और उसने बिना समय गवाए रक्तरेखाएं कहा। रक्तरेखाएं, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन, श्रेणी ए जोड़, रक्तरेखा से जुड़ी क्षमताएं, लेस देन मॉफ ग्रेटर दैन, लेस देन जोड़ तोड़ ग्रेटर दैन, लेस देन आकार में बदलाव ग्रेटर दैन। 20 ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन, श्रेणी ए, रक्तरेखा से जुड़ी क्षमताएं, लेस दैन आंशिक उत्परिवर्तित बेल में बदलाव ग्रेटर दैन। एटॉमिक मैनिपुलेशन ब्लडलाइन, श्रेणी ए, रक्तरेखा से जुड़ी क्षमताएं, लेस देन परमाणु संरचनाओं का विघटन ग्रेटर दैन। 20 ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन पॉल की थी, जबकि एटॉमिक मैनिपुलेशन ब्लडलाइन बेन की थी। उन्हें सफलतापूर्वक निकालने के बाद वे ग्रेड ए तक कम हो गए थे। पहले राघव थोड़ा निराश था, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह इस शक्ति से रक्तरेखाओं को अपग्रेड कर सकता था। इसलिए वह जानता था कि समय के साथ रक्तरेखाएं अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंच जाएंगी और अपनी मूल स्थिति से अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। राघव ने एक विचारशील नज़र के साथ पैनल को देखा। तो एक ग्रेड ए जोड़ भी होता है। उसे उम्मीद थी कि उसकी रक्तरेखा ए से डी ग्रेड तक बढ़ जाएगी। मेरी रक्तरेखा ने एक नई क्षमता को अनलॉक कर लिया है। राघव ने आकार में बदलाव को देखा जो पहले उसकी रक्तरेखा से जुड़ी क्षमताओं में नहीं था। पिछले महीने पॉल और बेन की रक्तरेखाएं इकट्ठा करने के बाद राघव को एक छुपे हुए कार्य के पूरा होने की सूचना मिली। मेज़बान ने छुपा हुआ कार्य पूरा कर लिया है। छुपे हुए कार्य का विवरण, इस शक्ति को प्राप्त करने के 2 महीने के भीतर एक रक्तरेखा प्राप्त करें।
कार्य के इनाम लेस देन, नया कौशल अनलॉक, स्प्रिंट ग्रेटर दैन, लेस देन 10,000 अनुभव ग्रेटर दैन, लेस देन सभी आंकड़ों में जोड़ 2 विशेषता अंक जोड़े गए ग्रेटर दैन, लेस देन कौशल और क्षमताओं का स्तर बढ़ा ग्रेटर दैन, विफलता के लिए दंड लेस देन मृत्यु ग्रेटर दैन। पहले राघव ने सोचा था कि वह पॉल की चुनौती से संबंधित एक छुपा हुआ कार्य पूरा करेगा, लेकिन जब उसने ये देखा तो वह गलत नहीं हो सकता था। जब उसने पुरस्कारों को देखा तो वह वास्तव में खुश था, लेकिन जब उसने विफलता के लिए दंड देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर यह सिस्टम की शक्ति की पुष्टि करने से पहले होता तो वह कहता कि यह सिर्फ एक झांसा था, लेकिन अब जब वह जानता था कि सिस्टम से जुड़ी कोई झूठ नहीं है, तो वह वास्तव में एक छुपे हुए कार्य में बिना जाने असफल होने और मरने की अवधारणा से डर गया था। अगर मुझे रक्तरेखा चुराने में थोड़ी भी देर हो जाती तो मैं अभी जीवित नहीं होता। उसे सिस्टम मिले हुए 2 महीने हो चुके थे। अगर उसने कायब बनने का विकल्प चुना होता और वापस नहीं लड़ा होता तो इसे उन रक्तरेखाओं को प्राप्त करने की स्थिति पैदा नहीं होती और वह अब तक मर चुका होता। ऐसा लगता है कि यह शक्ति एक डरपोक मेजबान नहीं चाहती, राघव ने एक सीधे चेहरे के साथ सोचा। अगर ऐसा है तो मैं वह सब करने के लिए पर्याप्त साहसी बनूंगा जो इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है और ये दिखाऊंगा कि मैं वास्तव में इसके लायक हूं। राघव ने अपने पुराने स्व को त्यागने की कसम खाई थी। उसने वही करने में संकोच न करने की कसम खाई थी जो वह वास्तव में चाहता था। उसने लोगों से पीछे हटने और भागने की कसम नहीं खाई थी जैसा वह पहले करता था। घटना के 2 हफ्ते बाद राघव ने मासिक कार्य पूरा किया जिसने उसकी रक्तरेखा को F से A में अपग्रेड कर दिया। उसने उम्मीद की थी कि यह अब D में अपग्रेड हो जाएगी, लेकिन वह समझ गया कि D में अपग्रेड होने से पहले एक जोड़ भी होता है। वह कम से कम खुश था कि उसे इससे एक नई क्षमता मिली। हम आकार में बदलाव। राघव कमरे के बीच में खड़े होकर अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा। नाम से सब कुछ पता चलता है, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए क्या मुझे बस कल्पना करनी है कि मैं किस आकार में बढ़ना चाहता हूं या कुछ और? राघव ने सोचा और इसे आजमाने का फैसला किया। उसने अपने हाथ को देखा और उसके बड़ा होने के बारे में सोचा। कुछ सेकंड तक इंतजार करने के बाद कुछ नहीं हुआ। क्या यह उस तरह से काम नहीं करता? राघव ने विचार में अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा। पुष्टि के लिए उसने इस बार अपने पैर को बड़ा होने की कल्पना करने की कोशिश की और परिणाम वही था। ऐसा लगता है कि यह शरीर के संबंधित हिस्सों के लिए काम नहीं करता है, तो मैं इसके बजाय ये कोशिश करता हूँ। राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक साथ अपने पूरे शरीर को महसूस किया। बढ़ो। जैसे ही राघव ने अपने दिमाग में ये शब्द कहा, उसका शरीर अचानक फूल गया। क्रैचम क्रैचम। हड्डियों के चटकने की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी क्योंकि राघव का शरीर 3 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक बढ़ गया। बल्ज बल्ज बल्ज। उसकी मांसपेशियां पागलपन की तरह फैल गईं, जिससे वह बेहद बलशाली दिखने लगा क्योंकि वह आकार में बढ़ता रहा। वह फर्श को अपनी दृष्टि से दूर और दूर जाते हुए देख सकता था। बाम। उसका सिर छत से टकरा गया। आउच। राघव चिल्लाया क्योंकि उसने तुरंत अपने शरीर को छोटा होने की कल्पना की ताकि वह आकार में बढ़ना बंद कर दे। राघव का शरीर पहले आकार में बढ़ना बंद हो गया और फिर छोटा होने लगा। कुछ और सेकंड के बाद राघव अपने मूल रूप में वापस आ गया था। वह वास्तव में कुछ था। अगर मैंने खुद को नहीं रोका होता तो शायद मैं आकार में बढ़ता रहता। राघव बोलते हुए थोड़ा आगे लड़खड़ाया। क्या गलत है? उसने अपना हाथ उठाया और देखा कि यह उसकी दृष्टि में धुंधला था। चेतावनी, कम ऊर्जा। चेतावनी, कम ऊर्जा। चेतावनी, कम ऊर्जा। राघव ने अपने सिर में बजने की आवाज़ सुनी और अपनी नज़र के सामने धुंधली सूचना देख सकता था। भले ही वह धुंधली थी, वह उस संदेश को समझ गया था जो वह देना चाह रही थी। मैं उस बदलाव के कारण अपनी लगभग सारी ऊर्जा इस्तेमाल कर गया। राघव मुश्किल से खुद को संभाल रहा था क्योंकि उसने विश्लेषण किया। अगर ऊर्जा का सेवन नहीं किया गया तो मेज़बान स्लीप मोड में चला जाएगा। अगर ऊर्जा का सेवन नहीं किया गया तो मेज़बान स्लीप मोड में चला जाएगा। राघव की दृष्टि लाल हो रही थी क्योंकि चेतावनी की घंटियां बजती रहीं। मुझे ऊर्जा कहा योजक चिन्ह मिलेगी। राघव ने अपने कांपते शरीर को धीरे धीरे आगे खींचा जैसे वह बुदबुदाया। भंडारण उपकरण। राघव को एक एहसास हुआ और उसने अपनी छाती की जेब के अंदर एक छोटा बटन निकाला। वह बिना समय गंवाए सतह को टैप करने लगा। ट्रॉय। 4 चीज़ों का एक प्रोजेक्शन दिखाया गया। पहला एक आयताकार आकार का बोर्ड था। दूसरा करीने से व्यवस्थित नोटों का एक बंडल था। तीसरा एक छोटा ब्रीफकेस था, जबकि चौथा एक ओवन जैसा उपकरण था। राघव ने ओवन जैसे उपकरण की छवि पर टैप किया और वह उसके ठीक सामने दिखाई दिया। ये 2 मीटर ऊंचा था। वह महसूस कर सकता था कि उसकी चेतना दूर हो रही है, लेकिन फिर भी उसने बड़े ओवन जैसे उपकरण को खोलने के लिए संघर्ष किया। इसे खोलने पर इसके अंदर विभिन्न प्रकार के भोजन थे, स्नैक्स, रसदार मांस आदि। राघव ने जल्दी से मांस का एक रसदार दिखने वाला बड़ा टुकड़ा पकड़ लिया। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और उसे अंदर भर लिया। चबाओ 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 चबाओ। चबाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं जैसे ही राघव ने मांस को सेकंडों में अपने मुंह के अंदर फाड़ दिया।
जोड़ 1 ऊर्जा बिंदु ठीक हो गया है। राघव उस सूचना को देखकर नहीं रुका। ओवन जैसे उपकरण के अंदर ढेर सारा भोजन था। राघव ने उन्हें एक के बाद एक बाहर निकाला और एक बड़ा दावत शुरू हो गया। जोड़ 1 ऊर्जा बिंदु ठीक हो गया है। जोड़ 1 ऊर्जा बिंदु ठीक हो गया है। जोड़ 1 ऊर्जा बिंदु ठीक हो गया है। राघव के गाल जिस तरह से भोजन की मात्रा के कारण फूल गए थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वे फट जाएंगे। फिर भी वह एक के बाद एक भोजन अपने मुंह में भरता रहा। कुरकुरे कुरकुरे कुरकुरे, एक मिश्रण पके हुए, तले हुए, मांस, मछली, लगभग सब कुछ यहाँ देखा जा सकता था। राघव ने बहुत सारा भोजन रखा था जिसे उसे लगभग 10 वर्षों तक चखने का अवसर नहीं मिला था। उसे बहुत खाने में मजा आता था और उसने इन खाद्य पदार्थों को आसान पहुंच के लिए नीचे रखा था। कौन जानता था कि वे आज काम आएंगे। कुछ और सेकंड में राघव ने ओवन जैसे बड़े उपकरण के अंदर रखे हुए भोजन के भंडार को सफाई से खत्म कर दिया था। श्रुव पीछे के दरवाजे ऊपर की ओर खिसक गए और लंबे भूरे बालों वाली एक महिला को उसके माध्यम से कमरे में चलते हुए देखा जा सकता था। वह एक पीले रंग का लंबा कोट, नीले रंग का टॉप और काले पॉप सॉक्स के साथ मिनी स्कर्ट पहने हुए थी। जब वह सुंदर और हल्के ढंग से चली तो उसके चेहरे पर एक उदासीनता का भाव लिखा हुआ था। राघव ने उसकी उपस्थिति को देखते ही फर्श से उठ खड़ा हुआ। मिस एमी, उसने अपने मुंह में भोजन को निगलते हुए बुदबुदाया। हे, हम जा रहे हैं। मिस एमी बोलने की प्रक्रिया में थी जब उसने कुछ देखा। तुम नंगे क्यों हो? उसने राघव को घूरते हुए सवाल किया। हम नंगे? राघव ने एक भ्रमित नज़र के साथ पूछा, इससे पहले कि वह नीचे देखने के लिए अपना सिर घुमाता। ओह, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से अपने छोटे भाई को ढांक लिया जो उजागर हो गया था। जब उसने पहले आकार में हेरफेर किया तो उसकी वर्दी टुकड़ों में फट गई थी। उस समय उसे कम ऊर्जा के कारण पता नहीं चला कि वह नग्न था। मिस एमी, आपने दस्तक क्यों नहीं दी? राघव का चेहरा वर्तमान में लाल था क्योंकि वह कमरे के बीच में रखे बड़े ओवन के पीछे खड़ा था। मैं क्यों करूं? मैंने इस कमरे के लिए भुगतान किया है, आखिरकार, मिस एमी ने कहा। राघव, ये जगह इतनी गड़बड़ क्यों है? मिस एमी ने जैसे ही वह आगे चली, सवाल किया। उसने कमरे में बड़े ओवन जैसे उपकरण और थोड़ी दरार वाली छत को भी देखा। मिस एमी, ओह, क्या आप चली जाएंगी ताकि मैं कुछ कपड़े पहन सकूं? राघव ने शर्मिंदगी भरी नज़र से पूछा। क्यों? बस जाओ और कुछ पहनो अगर तुम चाहते हो, मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, मिस एमी ने एक उदासीन नज़र से जवाब दिया और दीवार के बगल में रखी बेंच पर बैठ गई। राघव, तुम इतनी जल्दी भूल गए जब तुम मेरे कार्यालय में घुस गए थे। क्या तुमने भी मेरी नग्नता नहीं देखी? मिस एमी ने जोड़ा। मिस एमी, आप भूल गई हैं कि आपने मुझे लगभग मार डाला था, राघव ने बोलते हुए खुद की ओर इशारा किया। और मैंने सब कुछ नहीं देखा। वह इसे जोड़ना चाहता था लेकिन उसने चुप रहने का फैसला किया। सच है, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम्हें भी आकर मुझे मारने की कोशिश करनी चाहिए। मिस एमी ने अपनी बाहें मोड़ ली जबकि राघव को घूरते हुए जैसा कि उसने प्रस्तावित किया। राघव ने लगभग खून उगल दिया। वह ऐसी धमकाने वाली है। मिस एमी के चेहरे पर एक सीधी नज़र थी। वह थोड़ी भी परेशान नहीं लग रही थी। ठीक है, मैं बस कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लूंगी। उस समय का उपयोग अपनी आपदा को कवर करने के लिए करो, मिस एमी ने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। आपदा से उसका क्या मतलब है? राघव का चेहरा अभी भी लाल था क्योंकि उसने जल्दी से भंडारण उपकरण से एक कपड़ा उठाया। पलक झपकते ही उसने पहले ही कपड़े पहन लिए थे। वह अब एक साफ दिखने वाली नीले रंग की जीन्स पैंट और एक लाल हुडी जैकेट पहने हुए था। उफ, उसने कवर करने के बाद राहत की सांस ली और मिस एमी को घूरने के लिए अपना सिर उठाया। मिस एमी की आंखें चौड़ी खुली थीं। मिस एमी, कब से वो आंखें खुली हैं? राघव सदमे में पीछे हट गया क्योंकि उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। कौन जानता है, मैंने पहले ही तुम्हारी दयनीय दिखने वाली अंगूठे को देख लिया है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस एमी ने एक आकस्मिक नज़र से जवाब दिया। जिस तरह से उसने इस तरह की उदासीनता के साथ कहा, राघव फर्श में डूबना चाहता था। चलो चलें, मिस एमी ने कहा और उठने के लिए आगे बढ़ी। कहाँ जाना है? राघव ने एक चकित नज़र के साथ सवाल किया। डोजो, मिस एमी ने बिना मुड़े जवाब दिया। लेकिन स्कूल की गतिविधियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, राघव ने एक भ्रमित नज़र के साथ जवाब दिया। क्या तुम भूल गए हो कि आज क्या है? मिस एमी ने कहा। राघव कुछ सेकंड के लिए जगह पर खड़ा रहा, इससे पहले कि उसके चेहरे पर समझ का भाव चमक गया। ओह, मुझे याद है कि आज माता पिता और शिक्षकों की बैठक का दिन माना जाता है। राघव को याद आया कि जिस दिन ये बैठक आयोजित की गई थी, स्कूल की गतिविधियां पहले समाप्त हो जाएंगी। वह पहले से ही यहाँ 1 घंटे के लिए था, इसलिए उसे पता नहीं था कि स्कूल की गतिविधियां दिन के लिए समाप्त हो गई थीं। छात्र वर्तमान में अपने घरों की ओर जा रहे थे। माता पिता और शिक्षकों की बैठक में कभी भी छात्र शामिल नहीं होते थे, इसलिए वे अगर चाहते थे तो जाने के लिए स्वतंत्र थे, हालांकि कुछ आमतौर पर अपने माता पिता के लिए इंतजार करते थे।
मिस एमी ने राघव को घूरा जब उसने माता पिता और शिक्षकों की बैठक का उल्लेख किया तो उसकी अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, ठीक है चलो चलते हैं मिस एमी, राघव ने आगे चलते हुए कहा। राघव को मिस एमी से यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि वह बैठक में क्यों नहीं भाग रही थी जब वह एक शिक्षिका थी, क्योंकि वह जानता था कि उसे ऐसी सभाएं पसंद नहीं थीं। उसके अनुसार उन सभी माता पिता को अमीर और शक्तिशाली देखना उसे उनके चेहरे पर थूकने की इच्छा देता था। वह उतना चिंतित नहीं लगता जितना वह पहले था, या वह इसे छिपा रहा है। मिस एमी ने देखा जैसे राघव एक विचारशील नज़र के साथ उसकी ओर चला गया। राघव परेशान नहीं लग रहा था कि उसके माता पिता उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठक में शामिल नहीं होंगे, जिसने मिस एमी को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि राघव हमेशा एक तरह की दुखद प्रतिक्रिया दिखाता था जब भी उसके माता पिता से संबंधित कुछ भी उल्लेख किया जाता था। उन्होंने छोटे प्रशिक्षण कक्ष को छोड़ दिया और गलियारे में पहुंचे जो हॉल के बाहर की ओर जाता था। छात्रों को भी बाहर निकलते हुए देखा जा सकता था। उन्होंने मिस एमी और राघव को एक साथ घूमते हुए देखा। उनमें से कुछ के चेहरे पर अभी भी हैरानी थी, भले ही यह पिछले महीने से हो रहा था। उनमें से अधिकांश अभी भी सोचते थे कि मिस एमी स्कूल के तथाकथित कचरे के साथ खुद को क्यों जोड़ेगी। यहाँ तक कि जब बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्रों ने मिस एमी को प्रभावित करने की कोशिश की तो वह किसी भी छात्र में कभी रुचि नहीं रखती थी। उसके कोई पसंदीदा छात्र या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो अन्य शिक्षक करते थे। यही कारण था कि वे आश्चर्यचकित थे जब उसने अचानक राघव में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। मिस एमी इस समय मौजूद थी, इसलिए किसी ने भी इस बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। वे उनके बुरे पक्ष में नहीं आना चाहते थे। राघव और मिस एमी हॉल के बाहर पहुंचे और अपनी हॉवर बाइक पर चढ़ गए जो बाहर खड़ी थी। राघव ने मिस एमी की कमर को पीछे से पकड़ लिया क्योंकि उसने इंजन शुरू किया था। स्रू, कोई शोर भरी आवाज नहीं थी, बल्कि यह चिकनी लग रही थी। हॉवर बाइक पीछे से जलाया और उन दोनों को ले जाते हुए दूरी में एक लकीर खींच दी। हवाओं ने राघव के बालों को पीछे की ओर उड़ा दिया क्योंकि उसने मिस एमी को पकड़ रखा था जो वर्तमान में हॉवर बाइक के साथ तेजी कर रही थी। स्वी स्वी स्वी, वे सड़क पर चल रहे कई वाहनों के किनारों से गुजर गए क्योंकि वे तेजी से चले गए। उन्हें हेलमेट पहनना चाहिए था लेकिन मिस एमी को हेलमेट से नफरत थी। उसके अनुसार इसने रोमांच को खराब कर दिया। जैसे जैसे राघव ने उसके बारे में और अधिक पाया, उसे यह महसूस होने लगा कि मिस एमी एक अजीब थी, लेकिन वह न्याय करने वाला कौन था? उसका पूरा जीवन कुछ भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही मिनटों में वे शहर के दक्षिण पश्चिम में एक बड़ी 700 मंजिला इमारत के सामने पहुंचे। यह इमारत शहर के इस विशेष हिस्से में सबसे ऊंची थी। यह एक व्यावसायिक इमारत की तरह लग रही थी क्योंकि बहुत से लोग इमारत में आते और जाते देखे जा सकते थे। 4 बड़े मांसपेशियों वाले लोग प्रवेश द्वार पर खड़े थे। मिस एमी बगल में खड़ी थीं। वह और राघव प्रवेश द्वार की ओर चले गए। पुरुषों ने मिस एमी की ओर सिर झुकाया जब उन्होंने राघव के साथ सीढ़ियों पर चलते हुए देखा। राघव इस वातावरण से परिचित था क्योंकि वह पिछले महीने से मिस एमी के साथ यहाँ आ रहा था। गामी डोजो इस इमारत के शीर्ष 3 मंजिलों पर कब्जा कर लिया। मिस एमी उसे प्रशिक्षण के लिए यहाँ ला रही थी। युवा मिस का स्वागत है, पुरुषों ने एक ही समय में बात की। मिस एमी ने धीरे से सिर हिलाया और एक घन जैसे धातु को भारी पुरुषों में से एक की ओर सौंप दिया। आदमी ने इसे प्राप्त किया और मिस एमी की हॉवर बाइक की ओर चला गया जबकि राघव और मिस एमी इमारत में चले गए। इमारत का अंदरूनी हिस्सा बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया था। भूतल के उत्तर और पूर्व की ओर काउंटर थे। काउंटरों पर महिला रिसेप्शनिस्ट देखी जा सकती थीं। छत को नीले और मार्गरीटा रंग की टाइलों से सजाया गया था जो आपस में अच्छी तरह घुल मिल रही थीं। छत पर छोटे, गोल, सफ़ेद प्रकाश पुंज पंक्तियों में लगे हुए थे। बीच में एक हरे रंग के बिजनेस सूट में एक महिला का होलोग्राम प्रक्षेपण होलोग्राफिक प्रोजेक्शन रखा हुआ था। महिला का चेहरा मुस्कान से दमक रहा था और वह लोगों का इमारत में स्वागत कर रही थी। मिस एमी और राघव पहली मंजिल के उत्तर पूर्वी कोने पर गलियारे की ओर चले गए। वे चलते हुए लिफ्ट तक पहुंचे। पारदर्शी दरवाजे खिसक कर खुले और वे दोनों 3 और लोगों के साथ अंदर चले गए। जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे, लाल और काले धारीदार जैकेट पहने एक आदमी ने अपने हाथों से उन्हें रोक दिया। वह आदमी मुस्कुराते हुए मिस एमी को घूरता हुआ लिफ्ट में चला गया। उसके कंधे तक काले बाल थे और उसने पीले रंग का चश्मे पहने हुए थे। उसकी बनावट थोड़ी बड़ी थी और उसका रूप सख्त था, लेकिन जिस तरह से वह मिस एमी की तरफ मुस्कुरा रहा था वह डरावना था। हाँ एमी, तुम्हें चुनौती से पीछे हटते हुए न देखना कितना खुशी की बात है। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी और उसने अपने शरीर से सामने खड़े लोगों को एक तरफ धकेल दिया। उन सब ने उसे घूर कर देखा लेकिन उनमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वह मिस एमी की तरफ बढ़ा, जिन्होंने ये देखने के बाद कि वह कौन है, उसे दूसरी नज़र डालने की भी परवाह नहीं की। धक्का, उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके राघव को एक तरफ धकेल दिया ताकि वह उनके बीच में खड़ा हो सके। राघव अब बाईं ओर की पारदर्शी शीशे की दीवारों के पास खड़ा था।
जबरदस्ती उनके बीच में घुसने के बाद वह आदमी राघव की तरफ एक धमकी भरी नजर से घूमा। ए लड़के, आज हारने के लिए तैयार हो जा, उसने राघव से कहा और वापस बाईं ओर मिस एमी की तरफ घूम गया। जब यह हार जाए तो तुम्हें हमारी शर्त याद है, उसने मुस्कराते हुए अपना चेहरा मिस एमी के गाल के पास ले गया। मिस एमी, जो उसके आने के बाद से एक शब्द भी नहीं बोली थी, आखिरकार उन्होंने कुछ कहा और उनकी नाक सिकुड़ गई। कितनी गंदी सांस है, ये सुनकर उस आदमी का चेहरा बिगड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, मिस एमी सामने की ओर चली गईं। चलो राघव, हम दूसरी वाली का इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने कहा और एक बटन दबाया, जिससे लिफ्ट खुल गई। राघव ने सिर हिलाया और शीशे के दरवाजों की ओर बढ़ गया। वह नहीं जीत सकता। जब वे लिफ्ट से बाहर निकल रहे थे तब चश्मे वाले आदमी ने चिल्लाया, तुम्हारे होंठों पर जल्द ही इसी गंदी सांस का स्वाद होगा, चश्मे वाले आदमी ने आत्मविश्वास से कहा। हम देखेंगे, मिस एमी ने मुड़कर भी नहीं देखा और कहा। वह और राघव लिफ्ट से निकलकर उसके बगल वाली दूसरी लिफ्ट में चले गए। दूसरी लिफ्ट में वह आदमी झुंझलाहट में अपने दांत पीसने लगा। उस लड़के को मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे सबक सिखाया जाए ताकि मैं उसे तुम्हारे आसपास फिर कभी न देखूं, उसने थूकते हुए कहा और लिफ्ट चमक उठी। ऊपर से एक गोल नीली रोशनी नीचे आए और उन्हें घेर लिया। पलक झपकते ही सभी गायब हो गए। इन इमारतों के अंदर की लिफ्ट साधारण नहीं थीं, वे टेलीपोर्टेशन लिफ्ट थीं जो उन्हें उनकी मनचाही मंजिल पर पहुंचा देती थीं। किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें स्थानिक यात्रा स्पेशल ट्रैवल शामिल हो, वह बहुत महंगी होती थी, यहाँ तक कि बहुत से अमीर लोग भी इसे नहीं खरीद सकते थे। इससे ये साबित होता था कि यह इमारत कितनी उच्च श्रेणी की थी, भले ही यह टेलीपोर्टेशन लिफ्ट टेलीपोर्टेशन सर्किलों के बराबर न हो। राघव और मिस एमी दूसरी लिफ्ट में घुस गए। उन्होंने 1 मिनट पहले हुई घटना के बारे में बात नहीं की क्योंकि यह उनके लिए कुछ नया नहीं था। राघव को पिछले महीने की बात याद आ गई जब वह मिस एमी के कार्यालय में उनकी मांग पर पहुंचा था। तुम ही हंगजो और बेन की हालत के जिम्मेदार हो, है ना? और तुमने पॉल को मार डाला, है ना? उनके आते ही ये सवाल सुनकर राघव की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसकी हथेलियों पर पसीना आने लगा क्योंकि वह बहाने सोचने लगा। चिंता मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे पहले से पता था, उन्होंने अपने हमेशा के उदासीन भाव से कहा। इसके अलावा वे उस सज़ा के हकदार थे जो उन्हें मिली। तुमने अपने लिए आवाज़ उठाई जो हर किसी का अधिकार है, लेकिन यह दुनिया भेदभाव से भरी है। बिना शक्ति के तुम हमेशा खाद्य श्रृंखला फूड चेन के निचले पायदान पर रहोगे। उत्पीड़न, अवसाद, मिस एमी ने निराश भाव से कहा। मिस एमी, इसके बावजूद मैंने एक अपराध किया है, आप मेरी मदद क्यों करेंगी? राघव ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि तुमने आखिरकार आवाज़ उठाई, तुमने वापस लड़ाई की। अगर तुम उन्हें अपने साथ मनमानी करने देते तो मैं तुम्हारी मदद के लिए कभी हाथ नहीं बढ़ाती। मैं कमज़ोर दिमाग वाले लोगों से नफरत करती हूँ। शारीरिक रूप से कमज़ोर होना तो समझ में आता है, लेकिन मानसिक रूप से कमज़ोर होने का मतलब है कि तुम कभी भी सच में शक्तिशाली नहीं बन सकते। मिस एमी के शब्द उसके कानों, दिमाग और दिल में गूंजते रहे। तुमने शक्तिशाली बनने का पहला कदम उठाया है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें हाल ही में क्या किस्मत मिली है जिसने तुम्हें वह हासिल करने में मदद की जो तुमने किया, लेकिन तुम्हारे लिए इसे गुप्त रखना ठीक है। आखिरकार हर किसी के पास एक या दो रहस्य होते हैं। मिस एमी की व्याख्या और दृष्टिकोण सुनने के बाद राघव आखिरकार शांत हो गया। मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम अपनी क्षमताओं का ठीक से इस्तेमाल करना सीखो, मिस एमी ने यह कहते हुए बात खत्म की। मिस एमी, मैं अब समझता हूं और मैं कृतज्ञता से भरा हुआ हूं, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि कुछ भी मुफ्त में नहीं आता। आप बदले में क्या चाहेंगी? राघव ने थोड़े तनाव में आकर पूछा। उसने दुनिया की अवधारणा को समझने के लिए पर्याप्त किताबें पढ़ी थीं। ओह, ऐसा लगता है कि तुम मुझे चुकाने पर सच में अड़े हुए हो। मैं बदले में क्या चाहती हूँ? हे, मिस एमी मुस्कुराते हुए बोलीं। उनकी मुस्कान देखकर राघव की धड़कन बढ़ गई। मिस एमी पहले कभी नहीं मुस्कुराईं। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे अपनी गुलाम बनाने की योजना नहीं बना रही हैं। जब सही समय आएगा तो मैं पूछूंगी। अभी के लिए मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मिस एमी ने जवाब दिया और उनके चेहरे का भाव वापस सामान्य हो गया। हैं? राघव इस जवाब से हैरान था, लेकिन उसने खुले दिमाग से रहना तय किया। भले ही वह मुझे अपना गुलाम बनाना चाहें या बाद में कोई अनुचित मांग करें, मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊंगा कि ऐसा होने से रोक सकूं। राघव उनकी मदद के लिए आभारी था, लेकिन वह हेरफेर मैनिपुलेट भी नहीं होना चाहता था। उस दिन के बाद से मिस एमी राघव को प्रशिक्षण दे रही थीं। पिछले महीने में उसकी ताकत, गति और लड़ाई के कौशल में सुधार हुआ था। बेशक उसने उन्हें यह नहीं बताया कि उसके अंदर दूसरे ब्लडलाइन भी थे। उसने केवल ये खुलासा किया कि उसका जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन ग्रेड में बढ़ सकता है, जिसने मिस एमी को बहुत चौंका दिया। उन्होंने उससे कहा कि यह कभी किसी को मत बताना, नहीं तो उसे एक लैब रैट में बदल दिया जाएगा।
राघव ने सोचा कि उसकी प्रतिक्रिया देखने के बाद उसे इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था, लेकिन मिस एमी ने उसके लिए पर्याप्त किया था कि वह उसे शक से परे समझ सके। जब मिस एमी पहली बार उसे गामी डोजो लाईं, तो वे उस आदमी से मिले जिससे वे अभी लिफ्ट में मिले थे। जॉन ब्राउन, वह यहाँ का एक जाना माना शक्तिशाली मिक्स्ड ब्लड ट्रेनर था। वह मिस एमी के चाहने वालों में से एक भी था। मिस एमी के अनुसार वह कुछ समय से उन्हें डेट पर जाने के लिए मक्खी की तरह परेशान कर रहा था। वह हमेशा उसे मना कर देती थी। जब उसने मिस एमी को राघव को लाते हुए देखा तो वह फिर से उनके पास आया और उसे पता चला कि राघव मिस एमी का छात्र था। जब उसने राघव से उसके ब्लडलाइन ग्रेड के बारे में पूछा तो वह ये जानकर हैरान था कि राघव एक एफ ग्रेड मिक्स्ड ब्लड था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिस एमी व्यक्तिगत रूप से एक एफ ग्रेड मिक्स्ड ब्लड को प्रशिक्षित करेंगी। तब से वह राघव को मिस एमी से अलग करने की कोशिश कर रहा था। उसे राघव को उनके साथ घूमते हुए और उनके साथ सहज व्यवहार करते हुए देखकर नफरत होती थी। इस आदमी की भी एक महिला छात्र थी जिसे वह डोजो में प्रशिक्षित करता था। उसने 2 हफ्ते पहले मिस एमी को एक चुनौती दी थी कि दोनों छात्र एक दूसरे से लड़ेंगे। उसने प्रस्ताव दिया कि अगर उसकी छात्रा जीतती है तो मिस एमी राघव से छुटकारा पाएंगी और उसके साथ डेट पर जाएंगी। मिस एमी ने अपना प्रस्ताव सामने रखने के बाद सहमति दी, जब राघव जीतता है तो तुम मुझसे 10 फीट से ज्यादा करीब कभी नहीं आओगे। राघव में उनका आत्मविश्वास सच में चौंकाने वाला था। यही वजह थी कि राघव ने यह सुनिश्चित किया कि वह आज अपने ब्लडलाइन को चौथे बिंदु से प्रवाहित करे। वह भी जॉन ब्राउन और उसकी महिला छात्रा का शौकीन नहीं था। चूंकि वे दोनों उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते थे, इसलिए वह आज द्वंद्व जीतकर उन दोनों के चेहरे पर तमाचा मारने से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था। राघव और मिस एमी तीसरी सबसे आखिरी मंजिल पर पहुंचे जहां टेलीपोर्टेशन लिफ्ट उन्हें ले जा सकती थी। इसके ऊपर केवल 2 और मंजिलें थीं। ऊपर जाने के लिए किसी व्यक्ति को असली सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं क्योंकि आखिरी मंजिल तक जाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं थी। लिफ्ट से बाहर निकलते ही ये आवाज़ें उनके कानों में आईं। ऐसा लगा जैसे वे पूरी तरह से एक अलग जगह पर आ गए हों। वातावरण में घास और फूलों का एक टुकड़ा देखा जा सकता था। छत कुछ इस तरह से बनाई गई थी कि एक व्यक्ति को लगेगा कि वे इमारत के बाहर हैं। छत नीले आसमान जैसी दिखती थी। चारों ओर लकड़ी से बने छोटे छोटे बंगले जैसे घर देखे जा सकते थे। इन बंगलों में सफ़ेद स्लाइडिंग दरवाजे थे जिन पर काली लकीरें खींची हुई थीं, जो पंक्तियों और स्तंभों का रूप बना रही थीं। ये जगह 10 स्टेडियमों को एक साथ जोड़ने से भी बड़ी थी, इसलिए यह अन्य संरचनाओं को भी घर दे सकती थी। फिर भी ये देखकर हैरानी होती थी कि इस तरह की संरचनाएं एक व्यावसायिक इमारत में बनाई जा सकती हैं। वातावरण ने राघव को एक प्राचीन एहसास दिया। जब वह पहली बार यहाँ आया तो वह बहुत हैरान था, लेकिन उसे यह जगह पसंद भी आई। हालांकि यह जगह प्राचीन लगती थी, फिर भी कुछ तकनीकी उपकरण लगे हुए थे। एक कोने में ब्लडलाइन ग्रेडिंग डिवाइस, एक पावर आउटपुट डिवाइस और कुछ अन्य उपकरण खुले में रखे थे। जब वे यहाँ पहुंचे तो जो आवाज़ें उन्होंने सुनी वे लकड़ी से बने छोटे बंगलों से आ रही थीं। ये जगह गामी डोजो थी। शहर में मिश्रित रक्त वाले लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए यह एक प्रतिष्ठित जगह थी। ये बहुत महंगी भी थी। शिक्षक आमतौर पर अपने छात्रों को अतिरिक्त समय पढ़ाने के लिए यहाँ की इमारतों में से एक को किराए पर लेते थे। जो शिक्षक ऐसा करते थे वे बच्चों के माता पिता से पैसे भी लेते थे, लेकिन मिस एमी ने खुद ही सब कुछ चुकाया था। यहाँ आने वाले ज्यादातर बच्चे बिगड़े हुए थे, इसलिए राघव जब से यहाँ आ रहा था तब से उसने उनसे कोई वास्ता नहीं रखा था। ये वातावरण मिश्रित रक्त वालों को पढ़ाने और उन्हें तेजी से सीखने में सक्षम बनाने के लिए अनुकूल था। यहाँ छात्रों को अच्छी तरह से प्रशिक्षण देने में मदद करने के लिए उपकरण, सामग्री और अन्य कई तरह की चीजें भी उपलब्ध थीं। इस इमारत के भीतर मास्टर मिश्रित रक्त प्रशिक्षक भी मौजूद थे। मिस एमी और राघव सीढ़ियों की तरफ चले। वे हमेशा सबसे ऊपरी मंजिल पर अभ्यास करते थे, इसलिए वे उसी तरफ जा रहे थे। जब भी कोई मिस एमी को देखता तो वे नमस्ते युवती कहकर उनका अभिवादन करते थे। यह एक सामान्य अभिवादन जैसा लगता था, लेकिन वे अभिवादन करते समय झुककर खड़े होते थे। इस बात ने राघव को मिस एमी की पृष्ठभूमि के बारे में और भी ज्यादा संदेह में डाल दिया, जिसके बारे में उन्होंने उसे कभी नहीं बताया था। उसने सोचा कि वह लंबे समय से यहाँ आ रही होगी। कुछ मिनटों तक सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वे सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। दूसरी और तीसरी मंजिल के विपरीत यह मंजिल इतनी भीड़भाड़ वाली या उन बंगलों से भरी हुई नहीं थी। वे केवल 10 की संख्या में थे और माहौल सुकून भरा था। तीनों मंजिलें कुछ ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग करके बनाई गई थीं। ऊर्जा क्रिस्टल ने मिश्रित रक्त वालों को ध्यान में मदद की, खासकर उनकी ब्लडलाइन को तेजी से प्रवाहित करने में। मंजिल जितनी ऊंची होती थी, सेवा उतनी ही बेहतर होती थी। मिस एमी और राघव पूर्व की तरफ डोजो की ओर गए। उसका डिज़ाइन काफ़ी आलीशान था और उसके चारों ओर सुंदर फूल देखे जा सकते थे। उन्होंने दरवाजे को एक तरफ सरका दिया और अंदर चले गए। अंदर का हिस्सा बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक डोजो का होता है, लेकिन यह आधुनिक और प्राचीन दोनों तरह के उपकरणों का मिश्रण था।
एक तरफ एक हथियार रैक था जहां कटाना, कृपान और तलवार और बंदूक का कुछ मिश्रण देखा जा सकता था। फर्श लकड़ी के लगते थे, लेकिन सच यह है कि वे टाइटेनियम से भी ज्यादा कठोर हैं, फिर भी पैरों के लिए नर्म हैं। मिस एमी चेंजिंग रूम में चली गईं। राघव सामने की ओर चला गया जहां कुछ वजन देखे जा सकते थे। छड़ के दोनों तरफ नीले रंग की स्टील की वजन उठाने वाली प्लेटें रखी थीं और कुछ अन्य स्टील की वजन उठाने वाली प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थीं। वे अलग अलग आकार के थे, लेकिन राघव 6 वजन प्लेटों को दोनों तरफ उठाए हुए एक के पास चला गया। राघव ने अपनी थोड़ी पकड़ ली क्योंकि वह कुछ सोच रहा था। मैंने आज का काम पूरा नहीं किया है, राघव ने बुदबुदाया और झुक गया। उसने अपना दाहिना हाथ धातु की छड़ पर रखा जिसमें वजन वाली प्लेटें लगी थीं और उसे उठा लिया। राघव ने इसे आसानी से उठाया और अपने सिर के ऊपर ले गया। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो वह इस वजन को नहीं उठा सका था क्योंकि इसका वजन 1000 किलोग्राम से ज्यादा था। ये करते हुए उसने अपनी प्रगति की जांच करने के लिए सिस्टम इंटरफेस खोला। खोज दैनिक आज का काम 1/120 किलोमीटर की यात्रा करें। स्थिति 116/120 किलोमीटर। 806 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ें। स्थिति 806/806 मीटर। कुल 2450 किलोग्राम वजन उठाएं। स्थिति 1200/2450 किलोमीटर। राघव ने जानबूझकर आज कुछ भी नहीं उठाया था ताकि वह ये पता लगा सके कि इसका वजन कितना है और वह इसका उपयोग अपनी वर्तमान ताकत की गणना करने के लिए कर सके। 1200 किलोग्राम। मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये भी बता सकता हूं कि अगर मैं इसमें और प्लेटें जोड़ूं तो कुछ समय बाद इसे उठाना मुश्किल हो जाएगा। राघव ने इसे नीचे कर दिया। चलो देखते हैं कि मैं इसके साथ कितना फ्लूइड हो सकता हूं। इसे सामान्य रूप से उठाने के बजाय राघव ने इसे बेसबॉल बैट की तरह पकड़ा। सिर्फ इतना अंतर था कि वह इसे अभी भी एक हाथ से पकड़े हुए था। झूला 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 झूला। उसने वजन को कई बार लापरवाही से झूले की तरह घुमाया। 10 से ज्यादा बार ऐसा करने के बाद वह रुक गया। मेरी सहनशक्ति खत्म होने से पहले मैं शायद 50 बार और ऐसा कर सकता हूं। राघव का ऐसा करने का कारण अपनी वर्तमान ताकत के स्तर को ठीक से मापना था। दैनिक कार्य पूरा हुआ। 2/3 कुल 2450 किलोग्राम वजन उठाएं। जैसे ही वह वजन को वापस जमीन पर रख रहा था, मिस एमी चेंजिंग रूम से बाहर आईं। उन्होंने मक्खन के रंग और लाल रंग का योकाटा पहना हुआ था। ऊपर का हिस्सा मक्खन के रंग का और नीचे का हिस्सा लाल रंग का जो उनके पैरों तक पहुंच रहा था। उनके उदासीन चेहरे ने उनके वर्तमान रूप में एक अलग तरह का आकर्षण पैदा कर दिया। उनकी क्लीवेज भी आंशिक रूप से खुली हुई थी जिससे ये साबित होता था कि मिस एमी किसी भी तरह से छोटी नहीं थीं। उन्होंने राघव को वजन गिराते हुए देखा। ओह, अब तुम इसे उठा सकते हो। क्या तुमने अपनी ब्लडलाइन को चौथे बिंदु से प्रवाहित कर लिया है? मिस एमी ने तुरंत इसका पता लगा लिया। राघव ने पुष्टि में सिर हिलाया। ये ताकत में एक बहुत बड़ी छलांग है, मिस एमी ने एक चिंतनशील दृष्टि से कहा। मुझे शक है कि कोई जुलू रैंक वाला मिश्रित रक्त वाला भी बिना किसी तरह की ताकत से संबंधित ब्लडलाइन के इसे आसानी से उठा सकता है, मिस एमी ने आगे कहा। मैं इसे एक तारीफ के रूप में लेता हूं, मिस एमी, राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि ताकत ही सब कुछ नहीं है। हमेशा याद रखना कि एक कुशल मिश्रित रक्त वाला व्यक्ति जो अपनी ताकत का सही ढंग से उपयोग करना नहीं जानता, आसानी से उससे निपट सकता है, मिस एमी ने मुड़ने से पहले कहा। उस आदमी से मत डरो जिसने 1000 तकनीकों का केवल एक बार अभ्यास किया हो। उस आदमी से डरो जिसने एक तकनीक का 1000 बार अभ्यास किया हो। मिस एमी का मेरी तारीफ करने का तरीका सच में अजीब है। राघव ने मिस एमी की बात सुनने के बाद आह भरी, हालांकि वह जानता था कि यह सही था। मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरी के क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे रही हूं। अत्यधिक अनुमानित हमले और हरकतें, एक हमला पूरा करने के बाद बहुत ज्यादा खुला छोड़ना। अगर तुम मेरी तारीफ चाहते हो तो मुझे आज तुम्हारे प्रशिक्षण का फल दिखाओ। जाकर तैयार हो जाओ, मिस एमी ने दरवाजे की ओर चलते हुए कहा। राघव ने सिर हिलाया और ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। लगभग 2 मिनट में वह मिस एमी जैसे ही कपड़े पहनकर बाहर आया। वे दोनों फर्श के पश्चिमी तरफ चले, जहां एक बड़ा मंच था जो एक बास्केटबॉल पिच के आधे आकार का था। कुछ लोग मंच के चारों ओर खड़े थे, ज्यादातर युवा लोग जो राघव की उम्र के आसपास के लग रहे थे। हरे रंग का युकाटा पहने 2 हटे कट्टे आदमी भी दाईं तरफ खड़े थे। एक आदमी और एक युवा महिला मंच पर खड़े थे। वह और महिला पीले और लाल धारीदार युकाटा पहने हुए थे। महिला के हरे रंग के बाल थे जो पीठ तक पहुंच रहे थे। वह 5'3" की एक सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी नजरों में घमंड झलक रहा था। आदमी मिस एमी को आते ही मुस्कुराने लगा। ये वही आदमी था जिससे वे पहली लिफ्ट पर मिले थे, जॉन ब्राउन। महिला उसकी छात्रा थी, अरोरा ब्राइट। क्या वह वही है? वह मुझे बहुत कमजोर लगता है। मैंने सुना है कि वह 8th ग्रेड का है, इसलिए ये द्वंद्व जल्द ही खत्म हो जाएगा। राघव मिस एमी के साथ मंच की ओर चलते हुए आसपास के अन्य छात्रों की आवाजें उसके कानों में गईं।
उसका चेहरा उदासीन था, लगभग ऐसा लग रहा था कि उसने उन्हें बोलते हुए नहीं सुना। वे मंच के सामने पहुंचे और ऊपर चले गए। ओह, अच्छा हुआ तुम भागे नहीं, लेकिन तुम अभी भी उस तारीख के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हो, इससे पहले कि अरोरा उसे अस्पताल पहुंचा दे, जॉन ब्राउन ने बात करते हुए मुस्कुराया।